चलो स्टार्ट करते हैं। कौन सा? अभी वाला क्या किया? ओ स्पार्कल। जल्दी आओ। लास्ट क्लास हम लोग एफएम का बेसिक्स कर रहे थे एंड आई थिंक वी आर अप विथ सोर्सेज ऑफ फंड का हैवी डिस्कशन किए, मतलब एकदम। अब तो अपने सोर्सेज ऑफ फंड्स को लेके कोई दिक्कत ही नहीं होगा। गुड आफ्टरनून सलोनी, ईशान, सुमित, आर्ची, जल्दी आएंगे सब। सोर्सेज ऑफ फंड में दो ब्रॉड हेड्स थे, बोरोइंग फंड्स और ओन फंड्स, जिसमें से हम लोग ये समझ गए कि प्रेफरेंस एक लौता सोर्सेज ऑफ फंड है जो कैपिटल वाइज, स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो ओन फंड में चला जाता है, और अगर कैरेक्टरिस्टिक देखे उसका पेमेंट प्रोसीजर तो वो बोरोड फंड में चले जाते हैं। ठीक है। अदरवाइज बोरोड फंड में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये सब आता है, और ओन फंड्स में इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस आता है। कुछ कंपैरेटिव एनालिसिस किए थे। सबसे पहले समझे थे रिस्क फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर, जो पैसा लगाते हैं कंपनी में। इक्विटी में सबसे हाई होता है, फिर रेफरेंस, फिर यानी सबसे कम रिस्क डिवेंचर होल्डर का है। तो ऑब्वियस सा बात है उनका अपेक्षा भी कंपनी से कम होंगी, यानी रिटर्न का अपेक्षा, अपेक्षा मतलब चाहत, चाहत मतलब एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन उनसे कम है। इक्विटी का वही, सिंस वो लोग ज्यादा रिस्क ले रहे हैं तो दे एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम दी कंपनी। ठीक है। अगली क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा आपको इन्हीं बातों से लेके कि भाई ये क्या होते हैं, कॉस्ट क्या होता है, कैसे निकालते हैं ये खर्चे वगैरह वगैरह। अब अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेक्टेशन कंपनी का कॉस्ट निकलता है, और एक कंट्रोल पॉइंट बताया था। इसके अलावा सोर्सेज ऑफ फंड में मैंने आपको बैलेंस शीट को देखना बताया था कि बैलेंस शीट को सोर्सेज ऑफ फंड के नजरिए से कैसे देखते हैं और इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड के नजरिए से कैसे देखते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड दो जगह करते हैं, बताओ कहाँ कहाँ? इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड दो जगह करता है। कोई भी कंपनी बिजनेस करता है तो दो जगह इन्वेस्ट, वेरी गुड। एक फिक्स्ड एसेट्स में यानी प्लांट, मशीनरी और बिल्डिंग ये सब, और एक वर्किंग कैपिटल में। ध्यान आ रहे वाला बात सबको? तो ये दो तरीके से अविनाश को नहीं छू रहे, मोटा चमड़ी, माथा भी बहुत मोटा। चलो, वही सोर्सेज ऑफ फंड के बारे में बात कर रहे थे अपने। तो मैंने आपको बोल रहा था कि इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ होता है, बताओ? इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड एसेट्स। वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे ऑपरेशन, और फिक्स्ड एसेट मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो रहती है कंपनी की। अब मेरा एक बस व्यू पॉइंट बताओ, जनरली अपने लोग जब ये इन्वेस्टमेंट सोचते हैं, क्या सोच के इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब क्या चाहिए आपको? वेरी गुड, रिटर्न ऑफ द कंपनी, जिसको बोलते हैं आरओआर। क्या बोलते हैं? रिटर्न या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा लगा ये बात? क्या बोले? रिक्वायर्ड रेट ऑफ। अब कंपनी कहीं इन्वेस्ट कर रही है या बिजनेस में या कहीं और, तो उसको क्या मिलेगा? रिटर्न। क्या डन है बात? इस रिटर्न से वो किसको पैसे वापस लौटाएंगे? जहां से पैसे लिए थे, यहां से कमाते हैं, यहां पैसे रिटर्न दे देते हैं। रिटर्न प्रोक्योरमेंट होता है तो कॉस्ट लगता है, इन्वेस्टमेंट होता है तो रिटर्न आता है, रिटर्न वापस
डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यही तो 3 काम है किसका, फाइनेंशियल मैनेजर का। ध्यान आ रहा है? ये पूरा काम करते किस लिए हैं वो, ये जो सबसे ऊपर बैठे हैं ओनर इक्विटी, इनका वेल्थ मैक्सिमाइज हो, यानी जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो, 2 जन का कॉस्ट तो फिक्स है, प्रेफरेंस और डिविडेंड, तो चाहे ये जितना भी कमाए इनको तो एक फिक्स रिटर्न देना है, तो जो बचा इनके भी पैसे का इनको मिलेगा, तो इनका अल्टीमेटली क्या बढ़ेगा, वेल्थ, एंड दैट इज द सोल मोस्ट और द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी फाइनेंशियल मैनेजर। इस तरीके से हमने कुछ बैलेंस शीट को देखा था, गंदा है बट दाग अच्छे हैं, ठीक है। बोलो आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी। चलो आज मैं आपको एक और नई दुनिया में लेके जा रहा हूं जिसके बिना फाइनेंस समझना थोड़ा मुश्किल है, विच इज कॉल्ड टीवीएम, कॉन्सेप्ट ऑफ टीवीएम, ठीक है। हेडिंग देंगे सब कोई न्यू, आज का पूरा क्लास का यही हेडिंग है। हेडिंग नंबर प्लीज, हेडिंग नंबर प्लीज 6, हेडिंग नंबर 6 एंड द लास्ट हेडिंग फॉर मतलब बेसिक्स ऑफ फर्स्ट पार्ट। फिर मैं वापस कुछ आगे जाऊंगा और फिर हो सकता है कुछ बेसिक्स कराऊं, मतलब इस टॉपिक को और इन डेप्थ समझेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, बट आज थोड़ा फास्ट में और बेसिक बेसिक बातें। नंबर 6 पॉइंट टीवीएम। टीवीएम आगे फिर काम आएगा जब मैं कैपिटल बजटिंग जैसा चैप्टर स्टार्ट करूंगा, तो वो करते वक्त मैं फिर से रिवाइज कराऊंगा और वापस से बेसिक्स बताऊंगा, क्योंकि ये दिन और जब कैपिटल बजटिंग होगा आपको जितने दिन हो जाएंगे आप बोलोगे ये क्या हुआ था हमारे साथ पहले, कुछ याद नहीं रहता आप लोगों, तो ये तो भूल से भी याद नहीं रहेगा। आओ टीवीएम, द मोस्ट ब्यूटीफुल टॉपिक, मोस्ट ब्यूटीफुल टॉपिक, दिस इज कॉल्ड द 8th वंडर। मजाक नहीं कर रहा हूं, महापुरुष बोल के गए हैं और उस महापुरुष का नाम जानते हो, वॉरेन बफेट। Warren Buffett. He was one of the greatest investor of all time, as well as he was world's richest man for मतलब continuous I guess 9 to 10 years. World's richest man. World's मतलब बिल गेट्स को पार कर दिया सिर्फ और सिर्फ अपने इन्वेस्टिंग के जादू से, इसीलिए वो बुलाया अपने इन्वेस्टमेंट के जादू को 8th वंडर, और वो बोलता है उस 8th वंडर का नाम है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग इज नोन एज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जो ये 8वां वंडर समझ लिया वो अपने पैसे को कंपाउंड करना सीख जाएगा, और वो जानता था ये 8th वंडर, और वो भी बहुत स्मार्ट था बचपन से। सर ये छोटे छोटे से ही लोग तरीके वाले होते हैं, जैसे विजय माल्या का बताया, ये आदमी का भी बड़ा यूनिक अंदाज था, तो बहुत बूढ़ा होकर मर भी गया, बट जब ये छोटा था बहुत, ये भी बहुत सेल्फ इंडिपेंडेंट और सेल्फ डिपेंडेंट वाला बात जो होता है ना कि हम खुद का करेंगे, पापा से नहीं लेंगे, और इसका पापा भी शुरू से यही सिखाया, कुछ भी करना है अपना इन्वेस्टमेंट या जो भी अपने पैसे से करो। तो ये अकेला आदमी सबसे पहला आदमी था, ये अपना कुछ ना कुछ छोटा छोटा बिजनेस सोचता रहता था। जब ये छोटा था ये सोचा, पेपर होता था ना न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर को हमको डिलीवर करना, तो ये क्या करता था न्यूज़पेपर और मिल्कमैन का काम किया ये, जबकि ऐसा नहीं है इसके पापा के पास पैसे नहीं थे, पैसे बहुत थे, बट इसको अपना खुद का कुछ करना था। ये पहला आदमी था जो आज दूध वाला लोग करता है ना, वो ये सिखाया उन लोग को। पता है क्या, वो तो पहले से भी सब करते थे। मैं बताऊं, सपोज एक 3 स्टोरेड बिल्डिंग है, 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर, 1st फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर। ये आदमी जितने देर में 3 बिल्डिंग में दूध देता था, बाकी लोग 2 बिल्डिंग या 1 बिल्डिंग ही दे पाते थे सेम टाइप में। ये आदमी क्या किया देखो, सबसे पहले बाल्टी लेके वो सारे फ्लोर में एक एक तल्ले के बाहर बाल्टी रखना स्टार्ट कर देता था जिसका जो रहता था, और मतलब ग्राउंड से जब चढ़ रहा है 1th फ्लोर का डब्बा बाहर, 2nd का डब्बा बाहर, 3rd का डब्बा बाहर, या एक ही डब्बा है तो पहले 3 में जाता था, 3 वाले को दे के फड़क से नीचे उतरता था, वेट कम करके क्या करता था 2 को देता था, फिर वेट कम करके किसको देता था 1 को देता था, और तुरंत घर चले जाता था। बाकी दूध वाले क्या कर रहे थे, 1 को दे रहे थे, फिर चढ़ के 2 को दे रहे थे,
फिर चढ़ के 3 को दे रहे थे, फिर नीचे उतर रहे थे। इस प्रोसेस और उस प्रोसेस में थोड़ा फास्ट काम होने लगा, प्रोसेसिंग थोड़ी फास्ट हो गई। बाहर डब्बा रखने से फटाफट दिया, डब्बा से वापस उतरा, ये लिया, इधर दूध का रखा हुआ था डब्बा, इनको दिया, उतरा, इनको दिया। वैसे ही वो पेपर में क्या किया था, ही वॉज द फर्स्ट वन, वो बोला हम थ्रो करेंगे, हम क्यों ज़्यादा माथा लगाएंगे, जब हमको गेट पे के नीचे ही रखना है। साइकिल से ज़्यादातर देखा करो, मूवी में दिखाता है ना, पेपर ऐसे फेंकता है लोग और उसके गेट के आगे जाके या उसके पास गिर जाता है। तो अभी फॉरेन में होता है, इंडिया में भी होता है, तो बड़ा बाजार साइड में क्या करता है वो लोग, गेट के बाहर रख के चला जाता है कि नहीं। लेक टाउन साइड में भी फेंका जाता है, क्योंकि वहाँ क्या होता है, बंगलोज होता है, सॉल्ट लेक एरिया में फेंका जाता है, लोग गेट बंद रखते हैं तो ऐसे ऊपर से फेंक देता है, अंदर नहीं घुसेगा, टाइम वेस्ट है। फटाफट चलते चलते साइकिल से ही फेंक देता था, वो साइकिल चलाते चलाते फेंक देता था। तो वो जितना फास्ट काम कर पाता था, जितने देर में वो प्रोसेसिंग कर पाता था, बाकी लोग प्रोसेसिंग नहीं कर पाते थे, और वो 2 पैसा ज्यादा कमा लेता था। ही न्यूड कंपाउंडिंग, फास्ट कैसे पैसा कमाना। और वो एक छोटे से चीज में जब सोच सकता है, तो शेयर मार्केट तो उसके लिए जादू था, जादू। और वो उसको जादू करना आता था, वो जादूगर था, वो पैसों का जादूगर था। वो आदमी अपने पैसों को जितना मल्टीप्लाई किया है, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब ना 1 रुपया लगा के हो सकता है वो 2 करोड़ रुपया निकाल लिया होगा, ऐसा हालत। 1 रुपया लगा के वो आदमी 2 करोड़ रुपया कमाया होगा। मैंने आपको सिंपल एक एक्सरसाइज बताता हूँ मैं आपको, मैंने फाउंडेशन के क्लास में भी बताया था, आप ये करने लगो, आपको समझ में आ जाएगा कंपाउंडिंग की पावर क्या होती है। आप आज अपने घर जाके पापा को, मम्मी को, किसी को भी बोलना कि हमको पॉकेट मनी नहीं चाहिए, हमको ऐसे पॉकेट मनी दे देना, 1 पैसे आज देना मेरे को, कल मेरे को आप 2 पैसा देना, परसों मेरे को 4 पैसा देना, ऐसे मेरे को पॉकेट मनी दे दो, हमको और नहीं चाहिए। ऐसे शुरुआत में बहुत खुश होंगे। मोटा मोटी ये स्टोरी किनका किनका मेरे मुंह से सुना हुआ है, ऑलरेडी सुना हुआ है, फाउंडेशन में सुना, एपीजीपी में सुना। चलो ठीक है, जो नहीं सुने हुए मैं एक इनसे पूछता हूँ, जो लोग को आज तक नहीं पता, एक जस्ट राय ले रहा हूँ आप लोग से। मोटा मोटी ये स्टोरी से आपको क्या लगता है 1 साल में करोड़ों में चला जाएगा? 1 पैसा, पैसा बोल रहा हूं मैं, रुपया नहीं, 1 पैसा, 4 पैसा, 2 पैसा, 4 पैसा करके आपको डेली पॉकेट मनी लेना है। देख रहे हो, सिंपल बात है। मोटा मोटी एक अंदाज बताओ मैम, अगर आपको लगता है कि 1 साल में ये कितना अमाउंट हो जाएगा आपके पास, या आप अगर ये प्रोसेस मुझसे चाहोगे कि मैं आपसे लेना चाहता हूं, आज आप इसके बदले मेरे को बताओ कितना रुपया चाहिए आपको आज के दिन, मांग लो एक टेंटेटिव 1 लाख, मतलब जो भी 1 साल में कितना लैक्स, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 3 करोड़, और कुछ कोई भी नहीं? ये 500 करोड़ के ऊपर है, 500 करोड़ के ऊपर, खरब में जाएगा ये पैसा। आपका घर वाला दे ही नहीं पाएगा, 2 महीना बाद फक्कड़ हो जाएगा वो अपना घर का नाम तुम्हारे नाम पे कर देगा। 2 महीना बाद ऐसा टाइम आएगा जब पापा को उतना पूंजी तुम्हारे नाम रखना होगा, 2 महीने बाद। 1 साल में तो ये कहाँ जाएगा ना, मतलब पुष्टि बेच देंगे ना तो नहीं आएगा, कुछ भी कर लोगे नहीं आएगा। 1 पैसे से स्टार्ट करने बोल रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग हो रहा है, देखो डबल हो रहा है पैसे। तो एक टाइम आएगा जब ये 8 पैसा होगा, एक टाइम आएगा जब ये 2 रुपया होगा, जब ये 4 होगा, एक टाइम आएगा जब ये 200 रुपया होगा, जब ये अगले दिन 400 होगा, एक टाइम आएगा जब ये 1 लाख होगा, और अगले दिन तुम बोलोगे 2 लाख पॉकेट मनी भरो, अगले दिन बोलोगे 4 लाख पॉकेट मनी दो, अगले दिन बोलोगे 8 लाख पॉकेट मनी दो। एंड ये टोटल सम का वैल्यू अगर ये समझ में आ रहा है तो एक जीपी सीरीज में बढ़ रहा है, डबल हो रहा है। जीपी सीरीज का सम का फॉर्मूला होता है ए 1 पैसे, आर विच इज 2 टू द पावर n 365 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, यानी 2 टू द पावर 365। दबाओ कैलकुलेटर में, नॉर्मल वाला में 2 इंटू और इक्वल्स टू दबाना स्टार्ट करो 364 टाइम्स, वही तो आएगा ये। अबे 2 टू द पावर 5 क्या करते हो, इंटू 4 बार इक्वल टू, तो ये करो, हैं बोल रहे हो तो कब जाके ये आ जा रहा है, एक बार गिनतो तो सही, देखो कितने बार जाके ये आ जा रहा है। ना 5-6 बार में नहीं आएगा, करो तो।
जैसी ई आ जाए रुक जाना और गिनना बस कब आ गया। कहाँ आ गया, क्या आ गया उस समय, ई आ गया। ई आ गया मतलब पूरा कैलकुलेटर भर गया। अच्छा एक बार गिनती करो तो ये कितना होता है, यही कितना होता है, बस यही। पॉइंट नहीं है वो, ई आने से पहले का मतलब पूरा नंबर भर गया। वो पॉइंट ई मतलब एक्सपोनेंशियल हो गया। 40 टाइम्स में कैलकुलेटर भर गया, यानी 40 दिन में इतना रुपया हो जाएगा। देखो ये कितना, ये कितना है पैसा हो जाएगा इतना। चलो ये कितना पैसा है, पॉइंट मत बोलो तुम लोग, ई आने से पहले का बोलो। हाँ डिजिट्स कितना है ये, 12 डिजिट्स। तो मैं बोल रहा हूँ 40 दिन में करीब 12 डिजिट का पहला नंबर क्या है, 1। चलो ये कितना, 5 और बोलो, ये 5 और 1, चलो हो गया 12 डिजिट। 12 डिजिट में चलो 2 हटा देते हैं क्योंकि रुपया में बात करते हैं। देखो ये कितना मिल जाएगा आपको, करीब करीब 40 दिन में तो इतना आ जाएगा। 40 दिन में, आपने 40 बार ही किया अभी तक, 40 दिन में इतना रुपया आप ले लोगे पापा से। कैसे स्टार्ट किए थे, पैसे से। 40 दिन में आपके पास 100 करोड़ हो गए। 40, अबे 365 जाना है, हम तो बोल रहे हैं खरबों में चला जाएगा। कहाँ जाएगा कोई हिसाब नहीं है इसका, कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर एरर बताता है इसको। 2 to the power 365 पैसे से स्टार्ट किया, पहला दिन 1 पैसा, खुश होंगे। अबे 40 दिन में करोड़ में चला जाएगा, और वो भी कितना करोड़ गिन सकते हो, 100 करोड़ रुपया में। मैं तो पहले पैसा में 2 जीरो कम कर दिया, सोच लो। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज समथिंग, जो ये कहानी समझ जाता है वो तो निकाल लेगा अपना पैसा, रिटर्न निकालना जानता है। ऑनलाइन लाइफ, गेटिंग माई पॉइंट। मैं ये स्टोरी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको इंटरेस्ट आना चाहिए ये टॉपिक पढ़ने से पहले कि यार ये जादू सीखना, जो ये जादू सीख। ऑब्वियसली आप एक कंपाउंडिंग छोड़ो, और वो भी कंपाउंडिंग किस रेट से होता है आपको मालूम है, शेयर मार्केट में। जैसे आप सुने हो कंपाउंडेड ईयरली, पर एनम कंपाउंड, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। शेयर मार्केट कंपाउंडिंग कैसे करता है, शेयर मार्केट का कंपाउंडिंग का रेट क्या है आपको मालूम है, हर पल, हर पल। आपने सुना है एक होता है कंपाउंडिंग पीरियड 6 महीने में, और क्या सुना है क्वार्टर में, और क्या सुना है महीने में। अच्छा डेली बेसिस पे भी तो कंपाउंडिंग होता है। सर कौन देता है, मैं डेली छोड़ो, मैं तो बोल रहा हूँ 1 मिली सेकेंड में लोग तुमको कंपाउंडिंग देते हैं, और वो है हाँ शेयर मार्केट। तुम अभी अभी खोलो ना, आज क्या है, डे क्या है, डे क्या है, सेंसेक्स टुडे, ये लो जितने हम ये देख रहे हैं, इसकी आज अभी चल रहा है तो ये नेट से चल रहा है तो देखो इतना है तो वैल्यू, ये अभी का वैल्यू है। एक बार हम बस रिफ्रेश कर रहे हैं, मतलब ये मेरा कंटिन्यूस बेस, ये देखो चेंज हो रहा है अपने आप। वो थोड़ा देर बाद हो रहा है क्योंकि ये कोई मार्केट सॉफ्टवेयर नहीं है, तो गूगल बता रहा है, तो वो कुछ टाइम ले रहा है। वरना ये मार्केट वाला लोग जो बैठा है वहाँ, ये पता है कैसे खच 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 हो रहा है। देखो ये रेड ब्लू होता रहेगा, रेड ग्रीन होता रहेगा। इसका मतलब आपका पैसा हर पल बदल रहा है, यानी कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली। एक वर्ड आया क्या, कंपाउंडेड, जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल वे में बढ़ना या गिरना, दोनों तरफ है। पैसा या तो रातों रात खत्म, या तो रातों रात मतलब अरबपति खरबपति बन सकते हैं मार्केट में। तो मार्केट एक ऐसा चीज है जो लोगों को घुमा सकता है, और इसमें कितना रुपया आपको मालूम है, इस मार्केट में कितना रुपया एक्सप्लोर करने को। बस 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 ये अपने इंडिया के कंपनी का वेल्थ है टोटल। सोचो सिर्फ जो कंपनियां लिस्टेड है उनकी ये वैल्यू है, अनलिस्टेड अलग, इंडिविजुअल अलग। ये भारत में पैसे है, ये भारत का है सिर्फ। और ये पता है सिर्फ किसका है, अबे ये सिर्फ बीएससी का है। देर इज अनदर मार्केट कॉल्ड एनएससी। चलो दोनों में इंटरसेक्शन है, कुछ कंपनियां हैं जो इधर भी है और इधर भी है। तो अगर नया बेस पकड़ूं तो इट इज एनएससी राइट नाउ। एनएससी का मार्केट कैप, क्योंकि वो रिसेंट ईयर्स में बना है, ये सबसे पुराना और आज तक चलते हुआ है। जैसे सबसे पुराना कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज था जो आज खाने के लिए फेमस है, ना कि हाँ,
ना कि इसके लिए फेमस है, वरना कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज वाज दी फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे लोग काम करते थे। कलकत्ता वाला को बुलाते थे कलकत्ता वाले हैं ये लोग, कलकत्ता वाले लोग को सबसे बड़े मतलब बिजनेसमैन और शेयर मार्केट के प्लेयर सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इसमें भर्ती थे। क्विक इंडिया नहीं, 30 चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलके सबसे पहला स्कैम किए थे। 30 चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलके सबसे पहला स्कैम किए थे शेयर मार्केट का, और उस समय से कैलकाटा स्टॉक मार्केट का नाम बहुत खराब हो गया। तो कैलकाटा स्टॉक मार्केट बहुत नीचे जाने लगा और बॉम्बे में फाइनेंशियल कैपिटल पटक दिया। और पहले फाइनेंशियल कैपिटल और इंडिया का कैपिटल बंगाल था, कोलकाता था। फिर कोलकाता से उठा के कहाँ पटका उसको, इंडिया के कैपिटल को दिल्ली में, और फाइनेंशियल कैपिटल को बॉम्बे में। बोला नहीं, दो जगह काम करेंगे और अलग अलग जगह कर देंगे, एक जगह तो रखेंगे ही नहीं। और बंगाल को पूरा खोखला कर दिया, खत्म। वरना अपने लोग ही थे जहाँ पे अपने जगह पे फाइनेंशियल कैपिटल होता। आज सारे फिल्म स्टार यहाँ रह रहे होते, यहाँ से शूटिंग हो रहा होता और यहीं पे लोगों का घर होता। आज वो फाइनेंशियल कैपिटल बन गया तो वहाँ लोग रहने लग गए। दिल्ली में पॉलिटिशियन लोग रहने लग गए क्योंकि वो कैपिटल ऑफ इंडिया बन गया। तो ये चीज़ है आप लोग का मेन। देखो ये कब फाउंडेशन हुआ था इसका, 1 जनवरी 1986। और इसमें टोटल कितने कंपनीज होते हैं भैया आपको मालूम है? सेंसेक्स में टोटल 30 कंपनीज के वैल्यू है। यानी जो सेंसेक्स ये जो इंडेक्स दे रहा है ना आपको, ये वाला इंडेक्स, इसमें 30 कंपनी का वेटेड एवरेज इंडेक्स है। 30 कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू इनकॉर्पोरेटेड है। मतलब वो 30 कंपनी जैसा बिहेव कर रहा है, मोटा मोटी सारे कंपनी वैसे ही बिहेव करते हैं, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि वो टॉप 30 कंपनीज ऑफ एवरी सेक्टर्स है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ होगा, पढ़ो। द BSE सेंसेक्स इज अ फ्री फ्लोट मार्केट। व्हाट डू मीन बाय फ्री फ्लोट? एनीबडी? फ्री फ्लोट का मतलब है मेरे तेरे हाथ में डिपेंड करते हैं, मार्केट ड्रिवेन है, ह्यूमन बीइंग इसको ऑपरेट कर रहे हैं, ये फिक्स स्केल पे नहीं चलते। तुम जैसा बिहेवियर दिखाओगे मार्केट में, ये चेंज होता रहेगा। तुम आज बुलिश हो, तुम सोचते हो आगे जाके दाम बढ़ेगा, तुम खरीदने के लिए रेडी हो, तो शेयर मार्केट भी ऊपर जाएगा। तुम सब बेयरिश हो तो तुम क्या बोलोगे? शेयर मार्केट नीचे। सुने हो ये बुल बियर? कोई लॉजिक देगा क्यों? वाई बुल, वाई बुल? बियर पंजा मारता है तो नीचे की तरफ जाता है मार्केट। जब बियर पंजा मारता है नीचे की तरफ, बुल ऊपर आता है। तो वो चीज, हाँ वहीं से सुने हो, अच्छा चीज है। बट देखो ये बात समझ में आ रहा है आपको क्या होता है? 30 कंपनीज का सेंसेक्स है इसके अंदर। सेंसेक्स इज एन इंडेक्स लाइक इन्फ्लेशन। क्या होता है? क्या होता है इन्फ्लेशन? महंगाई, जिसको आप बोलते हो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, यार CPI बोलते हो आप, कॉस्ट ऑफ। अच्छा आप एक काम करते हो, बेस्ट एग्जांपल, कैपिटल गेन सम्स करते वक्त आप इंडेक्सेशन करते हो कि बेस का कॉस्ट ऑफ, क्या बुलाते हैं उसको? इंडेक्सेशन। वो क्या है? वही है CPI। व्हाट डू मीन बाय CPI सर? वही आपने जो बोला अभी, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, CLI, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का ही मतलब क्या होता है सर? आज के दिन जो बर्गर का दाम है और आज के 2 साल बाद जो बर्गर का दाम है वो सेम नहीं रहेगा, तो उसमें बर्गर का दाम भी है। सर सिर्फ बर्गर क्यों? आलू भी तो होना चाहिए, हाँ है। अंडा भी तो होना चाहिए, हाँ है। आटा भी तो होना चाहिए, हाँ है। तो क्या है? वेटेड एवरेज ऑफ मेनी प्रोडक्ट्स। वैसे ही है वेटेड एवरेज ऑफ 30 कंपनीज के मार्केट वैल्यू। तो एक नया नाम आया सेंसेक्स, जो पूरे कंपनी का 30 कंपनी का आपको इंडेक्सेशन वैल्यू देता है। इस 30 कंपनी से इतना अच्छा स्केल नहीं पता चल रहा था, तो एक नया इंडेक्सेशन का इवैल्यूएशन हुआ और बना, जो उसको बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बनाया, और उसको बोलते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 नाम से ही समझ में आ रहा होगा, अभी नया बना है इसलिए इसका मार्केट कैप थोड़ा कम लग रहा है, मतलब वैल्यू, इंडेक्सेशन वैल्यू कम है, क्योंकि ये स्टार्ट ही लेट से हुआ है। देखो इसका स्टार्ट डेट, अब भी तुम लोग जन्मे होंगे इस समय आसपास 1997, हम लोग के जन्मने के बाद ये जन्मा है। अच्छा है, मेरे से छोटा है ये, बट इसका वैल्यू देखोगे मेरे से बहुत ज़्यादा। कहाँ गया इसका वैल्यू? मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट नहीं दिया इसका, रुको मैं खोल लेता हूँ, ओवरव्यू में नहीं है अभी। ठीक है मैं दिखा रहा हूँ आपको। बाय द वे इसके नाम से समझ में आ रहा होगा कितने है इसका, वही 50 है। ये रहा इसका मार्केट कैप,
ये भी उतना ही है, बट फिर भी कैपिटलाइजेशन वैल्यू उतना ही है, बट स्टार्ट सिंस छोटे से हुआ इसलिए आज इतना ही है। मार्केट कैप का वैल्यू टोटल नहीं लिखा हुआ है यहाँ, करीब करीब उतना ही है। देख लो कौन से 30 कंपनीज है। अच्छा, ये 30 कंपनीज फिक्स रहती हैं क्या? 30 और 50 कंपनीज बोलो, ये हर समय चेंज होती है। मतलब आज जो टॉप होगा वो आने लगेगा, जो नहीं होगा वो जाने लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा चेंज होने लगता है। ये कंपनीज कोई फिक्स कंपनीज नहीं है। तो इस तरीके से मैंने आपको बोला मार्केट कैप, एक्चुअली इसका ही बताया जा रहा है, ये सबसे पुराना है। देखो यूएस डॉलर के हिसाब से कितना, ट्रिलियन, ट्रिलियन सोचते हो? ट्रिलियन कितना जीरो आता है नहीं पता होगा ट्रिलियन में तुम लोगों को। मिलियन में कितना आता है? 6। मिलियन में 6 जीरो आता है, यानी 1 मिलियन में 6 जीरो, तो मतलब 10 लाख, मतलब 10 लाख। 1 बिलियन बोलो, 10 लाख 1 मिलियन है। बिलियंस कितना होता है? सुने हो तो ऐसा वर्ड, बिलियनर बनना है। अबे जितना जीरो आता है वो बता दो पहले। 100 करोड़, 1 बिलियन। वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? सोचो वो क्या बोल रहा है। बोले वो बोल रहा है 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 1 मिलियन। 1 बिलियन मतलब बोल रहा है 100 करोड़। क्या सही लग रहा है उसका बात? क्या सही लग रहा है? आपको मालूम है इंडिया में अपने लैक्स के बाद अगला डिनोमिनेशन करोड़ है, बाहर में मिलियन के बाद अगला बिलियन है। वो बोल रहा है 10 लाख 1 मिलियन, 1 बिलियन 100 करोड़। जानते भी हो तुम लोग बिलियन में कितना जीरो आता है? सही है, सुमित बोल रहा है सही बोल रहा है सर। अच्छा, 1 ट्रिलियन, अगला वही है ट्रिलियन, अगला वही है ट्रिलियन। 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़। आपको मालूम है इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो स्टार्टेड विथ 1000। मतलब आप कभी नोटिस भी नहीं किए होंगे, आज बहुत अच्छा चीज सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब आप रूपी साइन देते हो सम्स करते वक्त, आप फर्स्ट कॉमा कहाँ देते हो? 3 के बाद, मतलब ऐसे, करेक्ट। 3 जीरो से पहले एक, मतलब 3 जब दी चौथा में जाता है तो कॉमा स्टार्ट करते हो। यानी अपना इकोनॉमी भी 3 वाले को बोलता है ठीक है, इस ये तो नॉर्मल बात है, चौथा आने से एक कॉमा लगता है कि चलो पढ़ने में थोड़ा डिनोमिनेशन बना दे। इसको बोलते हैं अपने थाउजेंड्स, वो लोग भी बोलता है थाउजेंड्स, मतलब डॉलर वाइज भी वो 1000 ही है। जैसे 1K, और अपने भी क्या बोलते हैं 1K, 1000 को रिप्रेजेंट करने के लिए। यूके वाला, यूएस वाला लोग डेवलप्ड नेशन है, वो लोग का अगला सीधा, वो लोग अगेन 3 जीरो में कॉमा बनाया, वो लोग अगला जीरो फिर सीधा वापस, जैसे 3 था तो अगला 3, इसको भी क्या बुलाया उन्होंने? 1 मिलियन। मतलब उनका 1000 के बाद सीधा डिनोमिनेशन आया। तब तक इंडिया को अपना औकात पता चल गया कि भाई पहले लखपति तो बन जाए, मिलियन बनना इतना आसान नहीं है। मतलब 6 जीरो होना या किसी के अकाउंट में बहुत कम होते, तो उस चीज को डेवलपिंग कंट्री को एक जस्टिफिकेशन देने के लिए डिनोमिनेशन को शुरुआत तो 3 से किया, बट उसके बाद देखो इंडिया 2-2 के बाद कॉमा देने लगा, फिर उसको औकात पता चला अपने 2 वाले हैं। और अपना 1 लाख में अपने ऐसे लिखते थे, कभी सोचे भी नहीं। एग्जाम में आता था सम्स, या बचपन में भी 1 लाख जब लिखते थे, आदत है ऐसे लिखना है, ये आदत का कारण कभी नहीं जाना, बाहर ऐसे लिखते हैं। देखा करो जब सम्स कोई यूके फ्यूके का होता है कई बुक्स में, या आप लोग भी जब सीएमए में करते हो, वो लोग कॉपी पेस्ट कर देता है, तो ऐसा भी कई बार देखने मिलता है, तो तुम लोग बोलते हो गलत किया है, आप इसको ठीक कर देते थे बुक में। कैलसी में भी यही आता है, क्योंकि बना भी वैसे ही है। और आप बुक में जब ये देखते हो, आप उसको ठीक कर देते हो कि गलत टाइप हुआ होगा, कॉमा यहाँ आना चाहिए। वो गलत नहीं किया, वो कॉपी पेस्ट किया है जहां से ना, वहां ये नियम था। देखो कैलसी में भी आपका 10 लाख में 1 के बाद कॉमा आएगा, 1 लाख में कॉमा नहीं आएगा, 3 जीरो के बाद आएगा, 2 जीरो के बाद आ रहा है, और उसमें नहीं आ रहा है। देखो ना किस में नहीं आ रहा है, तो इंडिया में बना है, मेड इन, देखो का है, इंडियन कंपनी होगी। कैशियो डिस्प्ले वाला चीज है, डिस्प्ले चेंज कर, डिस्प्ले चेंज कर, डिस्प्ले बटन होगा एक, देखो डिस्प्ले बटन, डिस्प्ले बटन है, डिस्प्ले बटन, डिस डिस DISP,
डिस्प्ले बटन दबाएगा चेंज हो जाएगा। 1000 के बाद ये नियम। अच्छा, तो इसका मतलब अब लॉजिक सोचो, अपना 1 लाख के बाद अपने क्या बोलते हैं बताओ, सीधा अगला डिनोमिनेशन गलत, लाख ही बोलते हैं ना। लाख के बाद वर्ड कहां चेंज होता है, करोड़ कब आता है, अगला और 2 जीरो के बाद, इसीलिए अपने ऐसे लिखते हैं उसको। करेक्ट, ये लिखते। वो लोग क्या करेगा, वो लोग क्या करेगा बोलो, वो लोग अगर यहीं पे ऐसा काम कर रहा है तो अगली बार भी 3 जीरो, तो वो लोग का बिलियन मतलब ऐसे होता है। अब अगर अपने हिंदी में गिने तो ये 7 जीरो हो गया, यानी 100 करोड़। ही वॉज राइट, समझ रहे हो। ट्रिलियन में 9 के बाद और 3 मतलब, और अपना इसके बाद क्या आता है, करोड़ के बाद खरब, फिर आता है अरब, अरे अरब फिर खरब, सॉरी पहले अरब आएगा, 2 जीरो और, तो अरबपति बोलते हैं उसको। इसके बाद बोलते हैं खरबपति है, अरबपति खरबपति, सर एक पति मिल जाए, अरब खरब देखा जाएगा। इसके बाद इंडिया का भी नहीं है, और बाहर वाले भी लास्ट ट्रिलियन बोलते हैं। इससे ज्यादा तो इंडिया का जीडीपी, वर्ल्ड का जीडीपी भी नहीं, मतलब वो यूके का जीडीपी नहीं है ट्रिलियन के बाद। तो ट्रिलियन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेइंग एनी रूपी वैल्यू या डिनोमिनेशन ऑफ एनीथिंग। गुड नो हाउ, और जाने आज एक अच्छा चीज, क्योंकि यही तो कमाना है रे। जीरो जितना होगा बैंक अकाउंट में उससे तो मजा आएगा, बट या खाली जीरो होगा हमारे बैंक अकाउंट में। चल, तो हम पढ़ रहे थे 8th वंडर, हेडिंग क्या दी है अभी तक बताओ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, लिखो कॉन्सेप्ट, लिखो कॉन्सेप्ट। ये क्या बनाया, सर लाइन बनाया, वाह वाह। तो इस लाइन को नाम दे देते हैं टाइम लाइन। मार्वल फैंस, टाइम लाइन, टीवीए, टाइमलाइन। वेरी गुड सुमित। टाइमलाइन में टुडे को हम फाइनेंस में 0th पॉइंट बोलते हैं। टाइमलाइन में टुडे को हम 0th, यानी जहां हम खड़े हैं उसको हम 0th पॉइंट बोलते हैं। आज, अभी, अभी को हम 0 बोलते हैं। जिस पल में हम जी रहे हैं उसको हम 0 बोलते हैं, प्रेजेंट। इसके पीछे का ना फाइनेंस का दुनिया नहीं देखता। देखो, स्टार्ट ही मैंने कहा किया 0 से, तो पास्ट हिस्ट्री आपको वो ऊपर वाला पढ़ाता रहता है कि नहीं। पोस्टमार्टम करना बुक्स का, रिकॉर्ड्स को, वो एन का पढ़ाता है, हम एन से स्टार्ट कर रहे हैं। फाइनेंस बोलता है अब आगे का बात करते हैं, अकाउंट बोलता है पीछे का रिकॉर्डिंग करते हैं। फाइनेंस उस अकाउंट्स का मदद लेगा आगे सोचने के लिए, क्योंकि उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए जिससे वो आगे का सोच सके। बट हाँ, फाइनेंस सोचता आगे का। तो हम 0 पे खड़े और हम आगे का बात करेंगे। अविनाश भैया एन पे खड़े और वो पीछे का बात करते थे, उनका एन और मेरा 0 सेम है। क्या डन है बात आप लोगों को। जहां वो खत्म करते हैं वहां से मेरी रेस शुरू होती है। तो वो मेरे को पास कर चुका है कि अभी लोग को तुम चालू कर यहां से। तो हम बोल रहे हैं 0 के आगे का दुनिया मतलब फ्यूचर की दुनिया देखना। फ्यूचर इज वेरी अनसर्टेन एंड हेंस देयर विल बी सर्टेन थिंग कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑलवेज। क्योंकि जहां पे फ्यूचरिस्टिक व्यू आता है वहां अनसर्टिनिटी आता है, एंड जहां अनसर्टिनिटी आता है वहां प्रोबेबिलिटी का जन्म हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी हर जगह है सर। अगले 2 घंटे बाद आप क्या करोगे आपको नहीं पता, प्रोबेबिलिटी हर जगह है। तो 2 साल तो बहुत दूर का बात है, 20 साल तो और दूर का बात है। तो प्रोबेबिलिटी की दुनिया इज वेरी वास्ट, बट यस इंटर लेवल पे आपको उस दुनिया से थोड़ा दूर रखा गया। बोला फाइनल में प्रोबेबिलिटी पढ़ाना, इंटर में इन लोग को ये मना दो कि जो आप सोच रहे हो वो सर्टेन है। ये मनवा दो कि जो आप सोच रहे हो वो, मतलब आप अगर ये सोच रहे हो कि 1 साल बाद इतने का सेल्स होगा तो होगा, होगा। ये नहीं कि ये होगा तो इसका चांस ये है, नहीं तो ये होगा का चांस ये, नहीं होगा तो ये। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, आपका मार्क्स क्या लग रहा है क्या आ जाएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। सर हो सकता है 80 आ जाए अगर ऐसा पेपर आए जो लास्ट टाइम आया, हो सकता है सर 70 ही आए अगर वो वाला पेपर आ जाए सर जो टफ था, हो सकता है सर 90 आ जाए अगर वैसा आ जाए तो। करेक्ट। फिर आप देखते हो यानी 70 आ सकता है या 80 आ सकता है, या अब आप देखते हो सर जेनरली स्टैंडर्ड पेपर आता है यानी इसका आने का चांस 50% है, सर टफ आने का चांस 20% है, और थोड़ा सा इजी आने का चांस ज्यादा
30%। तो आप क्या करते हो, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, और इसका टोटल आपका एक्सपेक्टेड मार्क्स हो जाता है। मतलब मोटा मोटी वही सर, हम भी 80 के आसपास ले आएंगे। करेक्ट। ये कैसे निकाला आपने, अनुमान लगा के, और यू गॉट सम प्रोबेबिलिटी बेस्ड फिगर्स। बट अभी फाइनेंस का दुनिया इंटर लेवल पे बोल रहा है ये सब छोड़ दो, हम आपको ये बात दे ही देते हैं। यानी वो लोग आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया, 1 साल बाद ये कैश फ्लोज आ सकते हैं। तो अब आपको वो काम नहीं करना है। फाइनल लेवल में आपको ये वाला काम भी करना है, एसएफएम में, कॉस्ट में, कई जगह, कि भैया कैसे निकालते हैं वो वैल्यू। बट अभी के लिए हम क्या बोल रहे हैं, यानी ये वन मतलब मेरे टाइमलाइन में अगर मैं एक ईयर पे चल रहा हूं तो वन मतलब बताओ, गलत बोलते हो, ठीक से बोलो। वन मतलब एक, मतलब ठीक से बोलो, ठीक से बोलो। मैं इस चीज को दो नाम से बोलता हूं, मैं इस वन को दो नाम दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं टाइमलाइन में ईयर्स बात कर रहा हूं, जैसे आप लोग बचपन में ग्राफ टेबल बनाते थे ना, ग्राफ बुक मिलता था आपको, ग्राफ बुक आप लिखते थे क्या, 1 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, आप ऐसे डिनोट करते थे, और फिर उस हिसाब से आप वो डैश बनाते थे। करेक्ट। 1 यूनिट को जस्टिफाई करते थे। मैंने जस्टिफिकेशन दे दिया कि मेरा वन मतलब 1 ईयर, ये एक मतलब 1 साल है। तो बताओ ये वन क्या है, ये वन क्या है, वर्ड नहीं है, इसका कोई वर्ड नहीं है, एक वर्ड नहीं है। मैं बोलूं दिस इज, ठीक से बोलो, वन नहीं, दिस इज, आ गए, 1 ईयर खत्म हो गया, या फिर वेरी नाइस, अब सही पकड़ लिए। फाइनेंस का दुनिया वन को दो तरीके से देखता है, 1 साल खत्म हो गया, दूसरा साल स्टार्ट होने वाला है। 1 साल खत्म हो गया, दूसरा साल, हेंस जीरो इज ऑल्सो कॉल्ड, वेरी नाइस, स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। तो जल्दी से अब आप 2 बोल दोगे, एंड ऑफ सेकेंड ईयर, स्टार्ट ऑफ थर्ड ईयर। सिंस मैंने ईयर बोला, अगर मैं ईयर की जगह वर्ड मंथ बोलता तो उस हिसाब से, यानी मैं इस वर्ड को थोड़ा ठीक करूं, पीरियड बोल दूं, अब वो पीरियड ईयर्स हो, मंथ हो, क्वार्टर हो, यानी 0th पॉइंट इज कॉल्ड स्टार्ट ऑफ फर्स्ट पीरियड, 1 इज कॉल्ड एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड, या फिर स्टार्ट ऑफ सेकेंड पीरियड। अच्छा लगा क्या ये बात? लिखोगे इस टाइमलाइन को, लिखो कॉन्सेप्ट के अंदर, पहला कॉन्सेप्ट टाइमलाइन, पहला कॉन्सेप्ट क्या लिखोगे, टाइमलाइन, जिसको आप ईयर्स पहले लिखना, और मैं जैसे काट रहा हूं ना वैसे ही करना, जनरली ईयर्स ही होता है रे, बट कभी मंथ दे दे तो इसलिए मैं एक कॉमन वर्ड दे दिया उसको, पीरियड, कि मंथ हो, ईयर्स हो, क्वार्टर हो, जो भी हो, बट जानो तो सही। अच्छा ये आदमी मत बनाना आप मेरे, टुडे 0th पॉइंट को और क्या बुलाते हैं, स्टार्ट ऑफ फर्स्ट पीरियड, वन को क्या बुलाते हैं सर, एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड या स्टार्ट ऑफ सेकेंड पीरियड। आज खत्म हुआ मतलब कल स्टार्ट होगा। आप गुड नाइट बोलते हो, मैं तो रात को गुड मॉर्निंग बोल के सोता हूं कल सुबह उठना है रे, नाइट के बाद तो ऐसा है कल सुबह आएगा कि नहीं, हम तो पहले से ऑप्टिमिस्टिक है, सुबह उठेंगे गुड मॉर्निंग रात को गुड मॉर्निंग बोल के सो, और सुबह उठ के, ताकि भाई रात को सोना है, जगना। अरे नहीं, यही तो गेम है, समझे मेरा लॉजिक। हम तो सोने से पहले गुड मॉर्निंग बोलता है कि भाई सुबह उठेंगे, हम आंख खोलेंगे, चिंता मत कर, और सुबह उठते ही बोलते हैं गुड नाइट, रात को सोने तो जाएंगे तो दिन चालू होते ही खत्म होने वाला होता है, और दिन खत्म होते ही अगला दिन स्टार्ट होने वाला होता है, बस ये समझ लो सर। ऐसे ही तो दिन बीत जाता है, एग्जाम आ जाता है, पता ही नहीं चलता है। एग्जैक्टली द सेम थिंग गोज विद टाइम, टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और यही तो कंपाउंडिंग आएगा। कंपाउंडिंग इफेक्ट किसके साथ है, टाइम के साथ, जो कभी रुक नहीं सकता, और जो इसको खेलना सीख गया वो तो जिंदगी सीख गया। बोलो डन है बात? तो बताओ टू सिमिलरली बोल सकते हो क्या, लिखना नहीं है, सिर्फ बोलो टू एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड और स्टार्ट ऑफ थर्ड पीरियड। डन? पक्का? एवरीबडी बात समझ में आ गया? ऐसे चलता रहता है टाइमलाइन, टाइम खत्म नहीं होता रे,
बट प्रोजेक्ट्स खत्म होते हैं। मतलब जैसे ये बैच 6 महीना चलेगा सर, 8 महीना चलेगा सर। सर बिजनेस एक बार सोचते तो है गोइंग कंसर्न, बट अभी उम्र भी तो है, 20 साल पढ़ाएंगे फिर छोड़ देंगे, 45 ईयर्स में चले जाएंगे अपने तो लास वेगस। जितना पैसा कमाएंगे या तो 4 गुना 5 गुना करेंगे और तुम बच्चों में बांट देंगे, स्कैम करके जाएंगे। हाँ, और अगर वहीं जाके या तो पैसे 4 गुना या तो पूरा, एक तो ये बता दिया मेरे को, या तो पूरा पैसा खत्म, ब्लास्ट, पूरा उड़ा देंगे उड़ा देंगे। क्या है, तो हम तो मोटा मोटी एज अपना सोच लिए, इतना पैसा कमा लेंगे कि 5 साल तक तो उड़ा सकते हैं। तो 45 से 5 साल तक 50 के बाद किसको जीना है बे, वो अपना सोचे कि मतलब हाउ डेयर यू। हाँ, 20 करोड़ का प्रॉपर्टी है, वो तो आगे पास ऑन कर देंगे, हम अपना कमाई का बात कर रहे हैं। हम अपने कमाई का एक फूटी कौड़ी ना अपने पापा को देंगे, ना अपने बेटे को देंगे, ना बेटी को देंगे, एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे, फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। तुम तो दूर का बात कर रहे हो, फूटी कौड़ी नहीं देंगे, अपने टाइम दे रहे हैं वही बहुत है, समझे। अपना कमाई लेके सीधा फ्लाइट पकड़ के लास वेगस, अपना समझो। पागल है क्या, पागल है क्या तुम, वो मेरे से पहले वहां पढ़ा होगा। हम ये बोल रहे हैं हम अपना देखेंगे, तुम अपना संभालो। हमको इतना मालूम है कि पैसे या तो 4 गुना करने हैं या खत्म करने हैं, अब वो देखेंगे। बट यही बोल रहे हैं, टाइम क्या होता है, टाइम तो अनलिमिटेड है, बट फिर भी मेरा उम्र तो लिमिटेड है। तो हम हमेशा कोई भी प्रोजेक्ट करते वक्त, बिजनेस करते वक्त एक लिमिटेड टाइम हमेशा सोचते हैं। ये बकवास पढ़ाया गया अकाउंट्स में कि बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न, नथिंग इज अ गोइंग कंसर्न, तुम ही नहीं हो। देयर इज ओनली वन सर्टेनिटी इन द वर्ल्ड विच इज दैट। तो बिजनेस कैसे चल सकता है सर, पुष्टि दर पुष्टि चलाएगा मेरा। पुष्टि जो आने वाला है ना, वो मतलब वो ऐसा पुष्टि है जो निहाल तो करेगा नहीं। तो बिजनेस का भी एक एंड टाइम है, तो बिजनेस गेट्स ओवर विथ सम टाइम। तो आप ये समझ लेना कि कोई भी प्रोजेक्ट एक लिमिटेड टाइम के लिए जरूर करते हैं। बट यस, एज अकाउंट सेज कि कंपनीज आर गोइंग कंसर्न, हेंस यू हैव लर्नड और अंडरस्टूड कि शेयर्स आर इररिडीमेबल इन नेचर। क्या बोलते हो आप, शेयर्स आर इररिडीमेबल। कौन से शेयर सर, यही इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स आप बोलते हो इररिडीमेबल इन नेचर है, मतलब इसका कभी अंत नहीं आता सर। कंपनी वाइंड अप होता है, हाँ तो खत्म हो गया, मतलब क्या, कंपनी खत्म हो गया। बट क्या सोच के साथ एंटिटी स्टैब्लिश किया जाता है कि गोइंग कंसर्न है, यानी कंपनी का लाइफ अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है मतलब इररिडीमेबल शेयर्स होते हैं, शेयर्स कभी रिडीम नहीं होते। कौन से वाले शेयर्स, बट बाकी सब तो रिडीम होंगे। डेट रिडीम होता है या कन्वर्ट हो जाता है, मतलब उसका एक लाइफ है, फिर या तो वो बदल के इक्विटी में बन जाता है या कैश फॉर्म में आ जाता है। करेक्ट, आज ही सुबह सुबह प्रेफरेंस शेयर बाबू साहब पढ़ाए होंगे, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, ऐसा कुछ सुने हो क्या अभी तक, कन्वर्टेबल, नॉन। अच्छा, अभी सुनोगे क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, आएगा आएगा, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव भी आएगा उसका। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, कई तरीके के शेयर्स होते हैं, आपने सुना आज प्रेफरेंस शेयर्स में। तो यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि कंपनी का लाइफ तो अनलिमिटेड है, बट बाकी सब सिक्योरिटीज का दाम अनलिमिटेड। अब मैं वर्ड क्या नया लाया पता है, क्योंकि लास्ट क्लास आपको बताया था, एक बात याद है, विजय माल्या अपना गाड़ी गिरवी रखा था, मॉर्टगेज। कुछ भी चीज मॉर्टगेज में रखते हैं उसको क्या बोलते हैं मालूम, सिक्योरिटी देना। क्या आप भी सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हो, जब भी कोई चीज भाड़े पे लेते हो? आपने दिया है अपने पीजी में, क्या दिया है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, कि कभी कुछ खराब करेगा तो पैसा काट लेंगे। तो डिपॉजिट हर कोई करता है, करेक्ट, करते हैं कि नहीं करते हैं? सेम बात यहाँ आया, क्या बोले आपको, डिपॉजिट करना। तो सिक्योरिटी इज व्हाट, कि हम तुम्हारे कहीं तुम भाग ना जाए उसके लिए हम कुछ सिक्योरिटी लेके रखते हैं। इसलिए पता है इन सब डॉक्यूमेंट्स को क्या बुलाया जाता है फाइनेंस की दुनिया में, सिक्योरिटीज। आप क्या दे रहे हो मालूम, एक सिक्योरिटी सामने को दे रहे हो, और सामने क्या ले रहे हो उससे, बोलो ना, पैसे ले रहे हो, पैसे ले रहे हो, गिरवी रख रहे हो। क्या गिरवी रखा सर? मैंने शेयर गिरवी रखा है अपने कंपनी का, मैंने अपनी कंपनी का बॉन्ड गिरवी रखा है, उसको एक कागज दिया है, सिक्योरिटी दिया है
कि अगर 5 साल बाद तुम ये शेयर ये कागज लेके आएगा तो मैं तुमको इतने रुपए दूंगा। नहीं देना है, लीगल है, चल जेल में, क्या है तब तो रिस्क ही। तो तुम क्या अच्छा दिए क्यों? हम बोला था देने, तुम खुद ही दिए ना, क्यों दिए? लालच के लिए, इंटरेस्ट कमाने के लिए। रिस्क है तो इश्क है बोले थे, तुम ही लोग बोले थे। तो रिस्क है तो आप चाहते थे कि भाई आए, बट क्या हो सकता है ना डूब जाए, बस वही चीज है। बोलो बात समझ में आ रहा है सबको? पहले कॉन्सेप्ट समझो टाइमलाइन का। क्या टाइमलाइन का बात क्लियर है? अब मैं आपको एक एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहा हूं, बस सुनना, पहले लिखना मत। मैं बोल रहा हूं बाबू लोग, आज मेरे से 1 लाख रुपया ले लो। दे दीजिए सर, जा रहे हैं अभी क्लास से निकल रहे हैं, बस दे दो और आगे पढ़ाना बंद कर दीजिए। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन बात करते हैं ना सब। अरे वही तो बात कर रहे हैं, सुन तो, तुम प्रॉपर्टी का बात कर रहा है, ये किसके केस में बात कर रहा है? सबका अलग अलग होता है। कैपिटल गेन किसका निकालते हो आप? किससे करते हो? उस मैं बता रहा हूं, वो एग्रीगेट का होता है, करेक्ट, सब चीज लेके, एग्जैक्टली एग्जैक्टली दैट इज कॉल्ड, वो बेस के हिसाब से होता है। 1 मिनट, वो जो बाबू बोल रहा है इंडेक्सेशन, तुमको पता है बेस ईयर के हिसाब से है वो कोई? मतलब 1 ईयर का बेस प्राइस के हिसाब से आज का प्राइस, विच ईयर इज द बेस ईयर? वो कौन से साल का 100 है? अभी आप लोग 2001-2 का चल रहे हो, 1 का लेके चल रहे हो, 2004-5 का चल रहा है आपका, 2004-5 का चल रहा है। 2004-5 इज वॉज द मोस्ट नॉर्मल ईयर इन द इंडियन इकोनॉमी टिल येट। इसके बाद से तो ऊपर नीचे होने लगा, जैसे कि 2008 में ग्रेट रिसेशन ऑफ द वर्ल्ड आया था तो इंडिया को भी इम्पैक्ट पड़ा। फिर थोड़े साल तक इंडिया जैसे ही रिकवर किया 2011-12 तक, और भी कई मुश्किलें आने लगी इंडिया के लिए। और फिर तो 2015 में आपका डिमोनेटाइजेशन आना 16 में, उसके बाद आपका साथ ही साथ जीएसटी आना 17 में। तो इसके कारण कोई भी नॉर्मल ईयर मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। जैसे रिकवर करने लगा इंडिया, 2020 में कोविड आ गया, तो अभी तक वो रिकवरी स्टेज पे ही है इंडियन इकोनॉमी। तो नॉर्मल ईयर आना बहुत मुश्किल है। फिर भी अगर बोले तो मोस्ट नॉर्मल ईयर रिसेंट में है तो वो यही है 2014-15। इंडिया का जो जीडीपी बोलते हैं ना आप, जीडीपी नेशनल इनकम, वो 14-15 का बेस लेके है। वो किसको लेके है? 14-15। वही आप इनकम टैक्स में हो सकता है 2001 के साथ चल रहे हो अभी भी इनकम टैक्स में, कई जगह अलग नियम है। हम लोग जब पढ़ते थे, हम कौन सा स्लैब लेके चलते थे मालूम आपको? आप तो 2001 लेके पढ़ रहे हो, हम लोग 2015 तक पढ़ रहे थे सीए। तब तक हमने कौन सा ईयर लेके चला मालूम है आपको? आप शॉक हो जाओगे, 1981। वही तो, मतलब हमारे लिए बेस ईयर 1981 था, और अब जाके अमेंड हुआ है 2001। और अब सोचो तब अगला कब होगा? इट इज अ वेरी रॉन्ग मीन। आप अगर 2015 में 1981 का बेस प्राइस लेके रख के कैलकुलेशन कर रहे हो ना, बहुत गलत है। मतलब आपका आईटी एक्ट अभी तक अमेंड नहीं हुआ है प्रॉपरली, आया ही नहीं है नया। लास्ट जब से आया है तब से सिर्फ अमेंडमेंट ही आया है, नया एक्ट नहीं आया। कंपनीज एक्ट बदल गया, आईटी एक्ट अभी तक बदला नहीं, अमेंडमेंट्स आए। बदलेगा, जल्दी बदलेगा, नए तरीके से डीटी लगेगा। तो जिस दिन वो होगा तब लोग देखेगा नया दुनिया। हम लोग जैसे नया दुनिया देखा, जीएसटी हमारे लिए, हमने पढ़ा पूरा, कस्टम सर्विस वैट एक्साइज पूरा पढ़ा 2015 तक। फाइनल लेवल में हमने एक्साइज पढ़ा, सर्विस टैक्स पढ़ा 50 नंबर के लिए। हमने पूरा जीएसटी नहीं, हमने तो 4 टैक्स एक्ट पढ़ा। सर्विस टैक्स गवर्न्ड बाई, आपको मालूम है किससे गवर्न था वो? सर्विस टैक्स किससे गवर्न होता है? फाइनेंस एक्ट। किससे गवर्नड है? मतलब इसके खुद का कोई औकात नहीं है, इसके पापा का नाम है फाइनेंस एक्ट। चलो अब तो अस्तित्व खो दिया ये अपना, जन्मने से पहले ही मार दिए उसको, जन्म से बदलते ही मार दिए उसको। उसके बाद कौन आया? वैट। फिर क्या था हमारे? एक्साइज। और क्या था? कस्टम। अभी भी ये 3 मिलके क्या बन गए हैं? जीएसटी।
तुम लोगों को तो एक ही पढ़ना है, हम लोग चार तीन चीज पढ़े थे, तीन चीज पढ़े थे, और पता चला पढ़ने के तुरंत बाद कोई काम का ही नहीं, अगले साल ही चेंज हो गया। हम लल पढ़े ही नहीं है कभी जीएसटी होता है क्या है, बट पूरा सीए बन गए उसको पढ़ के हम लोग, बट काम का कुछ नहीं। तो अमेंडमेंट आते रहेंगे, क्यों देखेंगे हम, हमको क्या मतलब जीएसटी से, हमको पढ़ाना थोड़ी है जीएसटी, या हमको काम थोड़ी करना चाहिए। जिनको करना था प्रैक्टिस में जाना था, जिनको जॉब करना था, अगला लोग पढ़ाई किया अलग से, हम लोग यहाँ भाड़ में जाए जीएसटी, हमको अपना सब्जेक्ट पढ़ा दो। एकदम पहले से भी पढ़ाते थे, बट कभी सीवी नहीं बनाया, बोला ना सीधा बायोडेटा बना। बोलो डन है आप लोगों को बात, पक्का। तो दिस वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको बताया। हाँ, मैं वही टाइम का बात कर रहा था, तुम ही डिस्टर्ब किया। सुनो, 05, 0 मतलब वापस से बोलो, तो 5 मतलब, 5 मतलब वेरी गुड, एंड ऑफ द 5th पीरियड, एंड ऑफ द, अगर ये बात समझ में आ गया, मैं बोल रहा हूं आज मेरे से 1 लाख रुपया ले लो सारे बच्चे, ठीक है, ले जाओ, या फिर आज से 5 साल बाद आना और 1 लाख रुपया ले जाना, कौन सा चूज करोगे? क्या बोला, सुना? एकदम बीइंग वेरी प्रूडेंट बताना, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, इसमें कुछ टेंशन नहीं। क्यों? अब मैं इसका बात बोलता, मैं अगर आपकी जगह होऊंगा आंसर क्या दूंगा मैं, बताएं भैया, अभी दे दीजिए, 5 साल बाद आपका क्या भरोसा। नहीं, मैं तो ये बोलूंगा, वो छोड़ो ना, मैं तो ज्यादा आपसे कंपाउंडिंग का ज्ञान पूछ ही नहीं रहा हूं, आप तो बड़े बूढ़ हो, मैं वही बोल रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है इस 5 साल बाद आप बोले थे देंगे, आप ही ना रहो तो, मतलब आप चले जाओ कहीं, रही रहो, मतलब आप ही कहीं चले जाओ, आप ही कहीं बैंकरप्ट हो जाओ, जिस हिसाब का आपका है काम, आप ही कहीं बैंकरप्ट हो जाओ, है कि नहीं? अच्छा सर, अभी 1 लाख देंगे तो हम तो ख्वाब देख लिए सर, आईफोन 13 ले लेंगे। 5 साल बाद कौन सा आईफोन आएगा और कौन सा किडनी बेचना पड़ेगा नहीं पता। आज तो 1 लाख दे रहे हो और आईफोन 13 ले सकते हैं ना, 5 साल बाद हमको क्या मालूम हम क्या करेंगे। मतलब आई एम बीइंग ऑन द वेरी लेमैन साइड एंड थिंकिंग राइट नाउ, नॉट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। आज का 1 लाख से जो मैं कंजम्पशन कर सकता हूँ, 5 साल बाद किसने क्या देखा है, कहीं आप भाग जाओ। यानी सबसे पहले डिफॉल्ट रिस्क, बाकी रिस्क तो छोड़ो, सबसे पहले आज 1 लाख लेना सामने वाले से और 5 साल बाद लेने में बहुत फर्क है सर। कहीं आप 5 साल में आपका नियत बदल जाए, आप तो अगले पल ना कर दोगे, या हमको आप बोल रहे हो और 5 साल बाद रुकने। दूसरा मैंने क्या बोला, कंजम्पशन वैल्यू। आपने देखा यार, आज का 1 लाख से आप जो खरीद सकते हो, वो आप उसके समय आईफोन 13 या उस समय का आईफोन तो नहीं ले सकते। क्या बोलो, हाँ या ना? तो पहले तो लेमैन थिंकिंग लो, आप लोग पहले अपने आप को यही सोचो कि यार हमको पहले बेस से समझना है बात को। तो सबसे पहला 2 वैल्यू टाइम देखता है कि भाई डिफॉल्ट रिस्क, और दूसरा रिस्क देखता है, बोलो क्या, कंजम्पशन वैल्यू। मैं इस कंजम्पशन वैल्यू को कुछ नाम दूं, इन्फ्लेशन। इसको क्या बोलते हैं, मतलब टाइम बढ़ने के साथ साथ चीजों का दाम बढ़ता है और आदमी का नियत बदलता है, यानी डिफॉल्ट रिस्क और एक इन्फ्लेशन फैक्टर। दोनों ही फैक्टर को कंसिडर करना होगा, तब बात करेंगे। और उस हिसाब से अगर आज आप मेरे को 1 लाख दे रहे हो, तो मेरे को 5 साल बाद 1 लाख से तो ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उस समय हम वो पिज़्ज़ा बर्गर जो आज 30 रुपया या 150 रुपये में खा ले रहे हैं, वो हम उस समय नहीं खा पाएंगे सर। तो आप मेरे को पैसा बढ़ा के देना, 5 साल बाद देना है। आज जो आप 1 लाख देने को रेडी है, हमको पता है आप आज दे सकते हो, आपका हम लोग बैलेंस शीट डेली मिलाते हैं, तो 5 साल बाद आपका बैलेंस शीट हमको नहीं मालूम, हमको अभी दे दीजिए, करेक्ट? तो 5 साल बाद आपको 1 नहीं चाहिए, 1 से ज़्यादा चाहिए। पहले ये थिंकिंग समझ में आया। ड्यू टू 2 फैक्टर्स, नंबर वन बोलो, वेरी गुड। कंजम्पशन फैक्टर मतलब, डिफॉल्ट फैक्टर मतलब रिस्क डिफॉल्ट, मतलब पेमेंट मैं मार दूं, समझिए, डिफॉल्ट रिस्क। दूसरा इन्फ्लेशन रेट, तीसरा सुनना सर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर अब आया आपका बात, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब, सर आज अगर आप 1 लाख दोगे ना सर, हम नहीं खाएंगे सर, हम बहुत अच्छे आदमी हैं, हम इसमें शॉपिंग नहीं करेंगे, हम इस 1 लाख को, पता है आपको, बैंक में डालेंगे, एफडी कर देंगे, कुछ भी नहीं तो एफडी कर देंगे। या सर छोड़िए ना सर, मोदी जी मांग रहे हैं रुपया उनके फंड में, बोल रहे हैं 5% तो वही देने को राजी है,
मोदी जी तो नहीं पैसा लेके भागेंगे, आपका भरोसा नहीं है। मोदी जी अभी जिंदा है, वो योगा करते हैं डेली, तो शादीशुदा भी नहीं है, तो वो तो कहीं नहीं जाएंगे। तो हम आपको बता दें, मोदी जी को अगर रुपया देंगे तो आप क्या है, निस्पीकर हो। एक बोलते हैं ना, निस्पीकर है सर, क्योंकि पता है उसमें रिस्क नहीं है, गवर्नमेंट फेल नहीं होता सर। अभी आज का जमाना होने लगा है, श्रीलंका, ग्रीस आर द टू एग्जाम्पल जो पहला बार देखा गया कि गवर्नमेंट फेल्ड मिजरेबली, वरना आज तक दुनिया में गवर्नमेंट फेल नहीं होता था। तो अभी तक के किताबों में तो यही बोला जाता है, अगर कुछ भी ना करो पैसा, कम से कम गवर्नमेंट को दे के रखो, यानी रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में लगा के रखो, विच आर कॉल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नया दुनिया आ गया है पिछले 5 साल में, जो दुनिया नया दिखा रहा है कि गवर्नमेंट भी फेल होते हैं। खुद प्राइम मिनिस्टर आज मालदीव जाके मजा कर रहा है और देश को छोड़ दिया। श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर लोग सब भाग गए देश को, देश के लोगों के हाल पे छोड़ के। जो गवर्नमेंट थे वो लोग कहीं भाग गए, और पता चला वो लोग मालदीव्स के कोई आइलैंड में, लक्षद्वीप के कोई आइलैंड में जाके बैठे और बोल रहे, क्लेम कर रहे हैं कि वो आइलैंड मेरा है। तब कुछ भी कर रहे हैं वहां जाके, कुछ भी। ऐसे इंडियन का एक बाबा है, वो कई आइलैंड्स में घूम रहा है और अपना अपना आइलैंड में अपना अपना क्लेमिंग कर रहा है। आप लोगों को कुछ नोहाउ नहीं है, मतलब ऐसा आइलैंड है जहाँ लोग रहते हैं, मतलब दे आर लेमेंट है, वही जिंगल अलहू, और वहां जाके अपना प्रीच दे रहा है कि हम तुम्हारे भगवान है, भगवान बना दिया वहां के लिए, और लोग उसका मूर्ति को आइडल मान रहे हैं और बोल रहे ये मेरा है। राजगद्दी बना लिया, वहां जाके बेवकूफ बना रहे लोगों को। सर्च कर लेना गूगल में जाके आज। बाबा का नाम मैं भूल गया हूँ, वो कौन से एक आइलैंड में जाके वहाँ का किंग बन गया, अपना करेंसी खोला है वो, अपना करेंसी निकाला है वहाँ का, मतलब क्लेम कर रहा है कि आइलैंड मेरा है और हम उसके मालिक हैं, उस कंट्री, उस आइलैंड के, और अभी करेंसी निकाल रहा है अपना अपना फोटो लगा के उसमें, और लोग उसको मान्यता दे रहे हैं। परमिशन कहाँ, अनएक्सप्लोर्ड पार्ट था दुनिया का, समझ रहे हो। जैसे कोलंबिया आया था ना, बोला था ना यहाँ दुनिया गोल, फ्लैट नहीं है दुनिया गोल। अभी भी कई स्कूल ऑफ थॉट्स है जो बोलते हैं अर्थ इज फ्लैट, अभी भी इट्स जस्ट एन इल्यूजन कि अर्थ आपको गोल दिख रहा है। अभी भी सोचो, सैटेलाइट से साथ साथ दिख रहा है पिक्चर, फिर भी लोग प्रूफ करने में लगे हैं कि अर्थ इज फ्लैट आज भी। तो यदि ऐसा थॉट प्रोसेस है किसी का, तब तो सोचो ना, कुछ भी हो सकता है। यही दुनिया आपको, अनएक्सप्लोर्ड दुनिया आपके लिए। मैं ये बोलना चाह रहा था कि ये 1 लाख का और इस 1 लाख का कंपैरिजन करने के लिए पहला थिंकिंग आया रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, दूसरा थिंकिंग आया इन्फ्लेशन, तीसरा थिंकिंग आया सर कुछ ना कुछ करके इसको, इससे कुछ तो कमाते हैं हम। आज का 1 लाख और 5 साल का 1 लाख का वैल्यू हम बढ़ा देते। आज अगर ये 1 लाख होता मेरे पास तो मैं इसको क्या कर देता, बैंक में लगा देता, या चलिए छोड़िए सर, बैंक भी कभी डिफॉल्ट करता है, गवर्नमेंट में लगा देता। आज का दुनिया तो ये बोलता है गवर्नमेंट पैसा नहीं मारेगा, बट आने वाले टाइम पे कुछ भी चीज रिस्क फ्री नहीं रहेगा, जिस हिसाब से ट्रेंड देखा जा रहा है। तो ये में लगाएंगे तो भी 5 साल बाद मिनिमम 4% भी कमा के 4 लाख से तो ज्यादा कर ही देंगे, 1 लाख से ज्यादा तो कर ही देंगे ना। तो द थर्ड पॉइंट इज, बोलो तीसरा थिंग, ये दो 1 लाख सेम नहीं है, वेरी गुड। These are the 3 main points why you chose 1 lakh today over 1 lakh after 5 years। आपने माथे में तुरंत क्लिक करके बोल दिया, आपका माथा क्या, ले 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 ले, है कि नहीं। तो बट ये जो 1 लाख सोचा आपका दिमाग आज ले ले, उसके पीछे का 3 फ्रेमवर्क था। बोलो मीनिंग क्लियर है 3 फ्रेमवर्क का। लिखो इस बात को, लिखो इस बात को। different cash flows at different points, different cash flows at different point of time, different cash flows at different point of time have different meaning, have different meaning due to following few factors, due to following few factors, due to following few factors। प्लीज वो फैन बंद करो ना, आवाज हो रहा, ऊपर वाला फैन बंद कर दे।
बड़ा वाला टानो, हाँ। एक और बार करो, एक और बार, बस। ठीक है, क्या लिखे हो? फॉलोइंग फ्यू फैक्टर्स। नंबर वन, जल्दी से, अब आपको समझ में आना चाहिए। नंबर वन, डिफॉल्ट रिस्क, खुद से लिखो। नंबर वन, डिफॉल्ट रिस्क। नंबर वन, डिफॉल्ट रिस्क लिख देना। मेरा एग्जांपल, नवनीत भैया भाग जाएंगे, धोखा देंगे। डिफॉल्ट रिस्क ले 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 ले। नंबर टू, इन्फ्लेशन। एंड नंबर थ्री एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग, जिसके लिए एफएम पढ़ रहे हैं आप, पहला दो तो सर सब सोच लेंगे, तीसरा वाला चीज जो लोग पैसों को कहीं कंज्यूम नहीं, ये दोनों किस बेसिस पे मालूम? कंजम्पशन। और ये किस बेसिस मालूम? इन्वेस्टमेंट व्यू पॉइंट से। तो ये तीनों चीज इनकॉर्पोरेट करना होता है। ये तीनों चीज इनकॉर्पोरेट होता है एक मेजरिंग रॉड से। यानी टाइम, दो टाइम पे कैश फ्लोज को कंपेयर करने के लिए तीन फैक्टर्स है। तो दो कैश फ्लोज को अगर कंपेयर करना है तो कोई तो मेजरिंग रॉड होना चाहिए। इन तीनों को मिला के एक मेजरिंग रॉड बनाया गया कि कैसे दो टाइम के कैश फ्लोज को कंपेयर कर सकते हैं। और उस मेजरिंग रॉड को आप बचपन में पढ़ते थे बाय द नेम इंटरेस्ट। अब आप इंटर में पढ़ेंगे बाय द नेम रिटर्न। क्या वर्ड पढ़ेंगे? क्योंकि बचपन में आप सिर्फ इंटरेस्ट ही रिटर्न जानते थे कि कुछ भी करेंगे मतलब बैंक में पैसा लगा देंगे। बट अब बैंक नहीं, अब तो आप कई सिक्योरिटीज का नाम जान चुके हो जिससे आप इंटरेस्ट नहीं, रिटर्न कमा सकते हो। बोलो डन है बात? लिखो, द मेजरिंग रॉड of time incorporating the above factors is called rate of return, ब्रैकेट में बचपना वाला बात, इंटरेस्ट। The measuring rod of time incorporating the above factors is called rate of return, ब्रैकेट में एक बार बचकाना वर्ड, इंटरेस्ट। लिख लिया? आपने पढ़ा है दो टाइप ऑफ इंटरेस्ट होता है, बताओ क्या क्या? सिंपल और कंपाउंड। मतलब दो टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, एक क्या बुलाते हैं आप? कौन पढ़ाया? बकवास पढ़ाया, जो भी पढ़ाया बकवास पढ़ाया, ऐसा कुछ होता ही नहीं। देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ रेट, रेट। देयर इज नथिंग कॉल्ड कंपाउंड और सिंपल। इट इज वी हु मेक इट कंपाउंड और सिंपल। सर बचपन में तो आपने यही बोला दो रेट होता है, तो बचपन में आपका दिमाग वैसा था, बचकाना। अब थोड़े बड़े हो गए हो, आओ कुछ असलियत बताता हूँ। वही सेम आदमी जो आपको इतना देर से जो पढ़ा रहा था, अब आपको चेंज करके कुछ बोल रहा है। बड़ा गौर से सुनना मेरा बात, मत बताना उन लोग का। अभी उन लोग को वही पढ़ने दो जो तुम पढ़े हो। इंटर में आओगे तो समझोगे बात। सुनना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैंने आपको बोला आज के दिन मेरे को आपसे 1 लाख रुपया चाहिए और मैं इसके बदले आपको 10% ब्याज दूंगा हर साल। 10%। आज तक बचपन में आप पूछते थे, यानी इन फाउंडेशन लेवल तक 10% सर कैसा रेट है सर? सिंपल की कंपाउंड? मैं बोलता हूँ मैं तो नहीं पूछता, ना तुम पूछोगे आगे जाके। अब तुम सिर्फ बोलोगे 10% ब्याज पे मिलेगा। तुम जिससे भी पूछोगे ना सिंपल की कंपाउंड, वो बोलेगा क्या बकवास कर रहा है बे। नहीं, फिर बार बार मैं बोल रहा हूँ ये रेट होता है सर। मतलब सिंपल होगा कंपाउंड होगा तो फर्क क्या है? मैं बताता हूँ, कोई फर्क नहीं है, रेट एक ही होता है 10। अब आप इसको सिंपल कंपाउंड आपके हाथ में बनाना। बोल रहे तो सुन तो पूरा कंप्लीट करने दे। 1 साल बीता, क्या ब्याज? 10,000। 10,000, ये जो 10,000 है 1 साल बाद अगर आपने दे दिया तो आपके लिए रेट सिंपल हो गया, और अगर आपने नहीं दिया तो आपके लिए रेट कंपाउंड हो गया। सामने वाला ये सोच के नहीं दिया कि सिंपल है कि कंपाउंड। 1 साल बीता,
जिसको आपने ब्याज पे दिया था उसने आपको पैसे लौटा दिए 10,000 इस दिन, तो क्या आप अगले साल उससे 1,10,000 पे ब्याज लोगे कि 1,00,000 पे ही अभी भी लोगे? यानी अगले साल का भी ब्याज आप 10,000 ही लोगे 10% करके। बट यहीं अगर वो बोलता है यार 10,000 नहीं है, बाद में ले लेना, तो वो क्या सोचता है मालूम? 10,000 का फिर उधारी दे दिए। यानी आज के दिन उधारी 1,10 हो गया और अब अगले साल मैं तेरे पे ब्याज 1,10 पे लूंगा। यानी देर इज नथिंग कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इट डिपेंड्स अपॉन us whether we pay on time or not. If we are paying on the end of the period, yeah, the given period, then the rate becomes simple for us. And if we are not paying the interest on time, the rate becomes compound for us. Yes, यही तो बात है। तभी तो बोलते हैं दुनिया में कभी भी कोई, जैसे आप मेरे से ब्याज पे रुपया मांगोगे ना, मैं सिर्फ ये बताऊंगा 10% पे दूंगा। तुम ये पूछोगे ना अगर कि सिंपल पे दोगे कि कंपाउंड में, बोलेंगे क्या बेवकूफ़ी वाला बात कर रहा है, पैसा चुका देगा तो सिंपल, नहीं चुकाएगा तो कंपाउंड। मैं ये बोल के, अच्छा एक बात बताओ, मैं तुमको बोला 10% कंपाउंडिंग पे दूंगा, एक साल बाद आके अगर आप मेरे को 10,000 दे दोगे, मैं क्या जबरदस्ती 1,10,000 पे तुमसे इंटरेस्ट लूंगा? आगे ले सकता हूं? ले सकता। तब फिर क्या हुआ शुरुआत में बोलने का? कंपाउंड। मैं बोल भी दूं तुमको कि कंपाउंडिंग रेट है रे, देख लेना, तुम बोला हाँ देखा जाएगा, चलना एक साल बाद दे देंगे 10,000, तेरा मुंह बंद कर देंगे। दे देगा तो हम कैसे कंपाउंडिंग लगाएंगे? हम नहीं लगा सकते। हमको अगले साल भी 10,000 ही ब्याज मिलेगा। नहीं दे पाया तो तुम बोला देख इस बार तेरे से हम 1,10,000 पे। यहाँ चेंज हो गई है फाउंडेशन से इंटरेस्ट। सोच रहे हो आज तक बोलते थे 2 टाइप ऑफ इंटरेस्ट है, अब इंटरेस्ट एक टाइप का ही है, रेट एक टाइप का है। वो तो मेरे पे डिपेंड करता है, मैं इसको कंपाउंडिंग इफेक्ट में ले जा पा रहा हूँ, ब्याज पे ब्याज कमा पा रहा हूँ। टाइमली प्रीपेमेंट करोगे कुछ ब्याज देने का दरकार नहीं है उसमें, यानी वो तुम्हारे लिए सिंपल बन गई। टाइमली नहीं करोगे, सीधा 5 साल बाद दोगे, तो ऑब्वियसली कंपाउंडिंग। आप इसलिए पढ़ते क्या थे कि 5 साल बाद कितना वैल्यू अमाउंट होगा, यानी आप क्या बोलना चाहते हो? आपने ड्यूरिंग दिस 5 ईयर कुछ पैसा वापस नहीं, और अगर वही आपने दे दिया होता तो सिंपल। बोलो लॉजिक क्लियर हो रहा है? वाई दी वर्ड कंपाउंड एंड सिंपल हैव देयर रेलिवेंस इन लाइफ, इधर नॉट एट दी टाइम सेइंग इंटरेस्ट रेट, नो। बट बचपन में यही पढ़ा, सर ये इंटरेस्ट रेट कौन सा है सर, सिंपल है कि कंपाउंड है सर, तब हम लोग सम्स कर पाएंगे। बिल्कुल, बैंक क्या, तुम मेरे से मांगना, बैंक तो दूर का बात है, तुम हमको बोल कि भैया कितना % में दोगे, हम 10% बोलेंगे, और उसके बाद अगर तुम पूछी कंपाउंड की सिंपल तो हम थप्पड़ मारेंगे, बोले ये क्या बात कर रही है, क्या होता है कंपाउंड, क्या होता है सिंपल, हमको नहीं मालूम। अरे सर आप ही तो पढ़ाए थे बचपन में सर। सॉरी बोल रहे हैं आज, आज उसके लिए हम सॉरी बोल, आज हम उसी के लिए सॉरी बोल रहे हैं। वो दिखा देगी तो हम ठीक है सॉरी। हम यही बोलना चाहते हैं, दुनिया बहुत बदल गई है रे, छोटी दुनिया थी अभी तक, अब दुनिया बड़ी हो गई है। अब इंटरेस्ट नहीं रिटर्न बोलते हैं, रेट का नाम नहीं रेट बोलते हैं। बोलो डन है बात? नेवरदलेस इस पॉइंट को मैंने इसलिए बखान किया, तो अब आपके लिए सिर्फ रेट काम का है, और आपको मैं बताऊंगा रीपेमेंट टाइम। अगर रीपेमेंट टाइम टाइमली हो रहा है तो आप अपने आप समझ लेना वो क्या है, सिंपल है। और अगर नहीं हो रहा है, मतलब मैं बोल रहा हूँ सीधा 5 साल बाद हो रहा है, तो वो कंपाउंडिंग। पूछना मत रेट कौन सा है। क्या डर है सबको इतनी सी बात? वेरी नाइस। तो वापस ऊपर आते हैं, और इट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है ना बात? पक्का। अब मैं आपको बताता हूं कैसे कोई भी कैश फ्लोस को आगे बेच सकते हैं या पीछे ला सकते हैं, जिसको एक को बोलते हैं अक्यूमुलेट करना, कंपाउंड करना, ठीक है, फ्यूचर में ले जाना, या फिर पीछे ले जाने को बोलते हैं डिस्काउंटिंग करना, प्रेजेंट में लाना, या फिर प्रिंसिपल वैल्यू बताना। आप एक बिल्स का टॉपिक पढ़ते हो अकाउंट्स में, हो गया ये टॉपिक डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसमें एक वर्ड था डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, मीनिंग बताओगे? मीनिंग व्हाट डू यू मीन बाय डिस्काउंट? मतलब मैंने बिल डिस्काउंट कराया मतलब, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, आपको कोई बिल्स रिसीवेबल
जो आपका रे के रखा है उससे पैसा पाना था 3 महीने बाद, आपकी कड़की आज आ गई। ऐसे नहीं है। आप बैंक के पास गए और क्या बोले मालूम, इसको गिरवी रख ले। अरे आप आज तक सीखे ही नहीं हो, सही चीज ही तो बोल रहे हैं। मेरा बिल्स रिसीवेबल को, इस डेटर को गिरवी रख ले, 3 महीने बाद ये आदमी जिसको मैंने आज उधार दिया है, ये तेरे को पैसा दे के चला जाएगा, तू मेरे को आज वापस दे। बोले अगर वो नहीं दिया तो, अरे तभी तो आप ये पढ़ते थे कि किसका किसका रिस्क आएगा, वो वापस बोलेगा ये नहीं दिया तो अब तेरे से हम पाएगा, है कि नहीं। जैसे आप अपने दोस्त लोग में भी करते हो, इसको 10 देना है उससे 10 लेना है, तो इसको 10 दे दे तो सीधा बोलता नहीं नवनीत भैया से नहीं लेंगे, मार देंगे, ये देते नहीं है, भूल जाते हैं। हम तेरे से ही लेगा, हम तेरे से ही, बोले हम तेरे से ही लेगा, हम नवनीत भैया से नहीं लेगा, तुम उनसे लेके हमको वापस दे देना। करेक्ट, ऐसा होता है ना आपके लाइफ में भी। आप यही काम डेली बेसिस पे करते हो, आप अपने दोस्तों को गिरवी रखाते हो। ए 10 रुपया पाना है ना, इससे ले लेना, इससे ले लेना, करते हो कि नहीं। पता आपने यही काम क्या किया कि शिवम से मेरे को 20 रुपया लेना है, वो परसों देगा बोल रहा है, आज 20 रुपया हमको चाहिए, एक बार तुम दे देना, 2 दिन बाद शिवम देगा, तेरे को डायरेक्ट ही दे देगा या हम देते ही ले लेगा। यानी आप क्या किए मालूम, 2 दिन बाद का 20 रुपया आज ले आए, इसीलिए वर्ड आया डिस्काउंट करवाना। यानी कोई भी चीज के फ्यूचर को प्रेजेंट में लेके आने को क्या बुलाते हैं, डिस्काउंटिंग करना। इसलिए आप बोले थे उस समय बिल को डिस्काउंट करवा दिए, यानी फ्यूचर से प्रेजेंट में ले आए। जो 3 महीने बाद आता वो आज ही आ गया, कम आया ऑब्वियसली, इसी को तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलते हैं। क्योंकि 3 महीने बाद अगर कोई 10,000 दे रहा है तो आज तेरे को हम कम देगा, क्योंकि आज उस दिन 10,000 रुपये से जो हम ले पाएगा वो हम आज के दिन उससे कम में ले पाएंगे। या ये बोल लो सर, आज जो आप 9,000 से ले सकते हैं उस दिन जाके आप 10,000 में ले पाओ। इसलिए तो कम होता था डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का वैल्यू। क्या बोलो, बात समझ में आ रहा है। तो वहां जो आपने डिस्काउंटिंग ऑफ बिल पढ़ा है, दैट टॉपिक कम्स फ्रॉम फाइनेंस एंड दैट विल कम इन योर सिलेबस, क्योंकि अपना एक चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, कैसे उसको मैनेज करते हैं, कैसे बिल को डिस्काउंट कराएंगे, क्यों कराएंगे, क्या सस्ता पड़ता है बिल डिस्काउंट कराना, कैश डिस्काउंट दे देना, क्या करना, वो सब अपने सीखेंगे, लोन ले लेना। यही तो मजा है फाइनेंस दुनिया का। कोई क्यों बिल डिस्काउंट करवाता है वो भी जानेंगे। आप तो एंट्री मारे हो, डिस्काउंट होगा तो ये मार देना और बार दिया वापस तो ये कर देना। अबे हुआ क्यों डिस्काउंट, ये जानेंगे। कोई क्यों अपना बिल रिसीवेबल या डेटर को डिस्काउंट करता है, उसको खर्चा पड़ता है फिर भी वो क्यों करता है, ये जानेंगे, आएगा चैप्टर। बट पहले बोलो यहां तक बात क्लियर है। यानी पीछे लाने को 3 नाम जल्दी से बताओ। वेरी गुड, अब तो ये वर्ड ज्यादा अच्छा लग रहा है, डिस्काउंटिंग, प्रेजेंट वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, आगे ले जाने को। अक्यूमुलेटेड वैल्यू या अमाउंट निकालना, बचपन में जो आप अमाउंट निकालते थे प्रिंसिपल अमाउंट बोलते थे आप, हाँ। और फ्यूचर वैल्यू याद है, और कंपाउंडेड वैल्यू। बोलो बात समझ में आ रहा है, लिखो इस लाइन को, हाँ 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 लिखो, पहले एक एक करके लिखो। इफ एनी कैश फ्लोज और एनी सिंगल कैश फ्लो, ऐसे लिखो, एनी सिंगल कैश फ्लो और ग्रुप ऑफ या मल्टीपल कैश फ्लोज आर to be brought at time 5 from time 0, then it is called, बताओ क्या, हाँ क्या लिखा है पहले देखो। 5 पे जा रहे हैं 0 से, दिस इज कॉल्ड, लिखो कंपाउंडिंग और स्लैश, पहले वर्ड वर्ड वर्ड, अक्यूमुलेटिंग।
ये 2 वर्ड बोलते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप। दी कैश फ्लो, या वही, और क्या, कैश फ्लो या कैश फ्लोज एट दैट फ्यूचर पीरियड इज कॉल्ड, 3 नाम या 4 नाम, चलो इसका 4 नाम। वो कैश फ्लो को क्या नाम दोगे? 4 नाम ट्राई करो। पहला जो आप बचपन में पढ़े हो, अमाउंट, अमाउंट बोलते थे आप। और बताओ, अभी बोला नहीं, इसको क्या बोलोगे? जो फ्यूचर वैल्यू है उसको क्या बुलाओगे? वही अभी बोला, फ्यूचर वैल्यू। क्या बुलाते हो? फ्यूचर वैल्यू स्लैश कंपाउंडेड वैल्यू। हट, क्यों बोलते हो, गधे लगोगे। और अक्यूमुलेटेड वैल्यू, 4 नाम से बुलाया जाता। अरे फिर अभी कौन बोला? हम बोला क्या कभी ये शब्द? जबरदस्ती नहीं, भूल गए हो, यही तो बोलते नहीं आता। हम अभी ये लाइन से क्या समझाना चाहते हैं ये बताओ। मैं बोल रहा हूं आगे बढ़ाने को कंपाउंडिंग या डिस्काउंटिंग बोलते हैं, सुनना ध्यान से। सॉरी, आगे बढ़ाने को क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग या अक्यूमुलेटिंग। और वो जो आगे बढ़ा के वो वैल्यू जो आया उसको क्या बुलाते हैं? नामकरण उस वैल्यू का। या तो आप बोलते थे अमाउंट, और आज मैंने नाम बताया क्या, उसको फ्यूचर वैल्यू भी बुलाते हैं। और क्या बुलाते हैं उसको? कंपाउंडेड वैल्यू भी बुलाते हैं। और क्या बुलाते हैं उसको? अक्यूमुलेटेड वैल्यू भी बुलाते हैं। बोलो, बात समझ में आ रहा है? से फॉर एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल 05, 1,00,000 क्वेश्चन मार्क। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं? 5 साल बाद क्या होगा? क्या ये क्वेश्चन मार्क निकालना मतलब क्या निकालना? पहले बताओ प्रोसेस क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? कंपाउंडिंग करना या अक्यूमुलेटिंग करना? प्रोसेस को क्या बुलाते हैं? कंपाउंडिंग करना या, और इस प्रोसेस करने के बाद जो ये वैल्यू आया उसको क्या बुलाते हैं? फ्यूचर वैल्यू, कंपाउंडेड वैल्यू, अमाउंट, या फिर अक्यूमुलेटेड वैल्यू। पहले बोलो, लॉजिक क्लियर? अभी मैंने एग्जांपल में कैसा कैश फ्लो लिया? सिंगल, एक ही है। ऐसे मल्टीपल भी हो सकते हैं अलग अलग टाइम पे, और सबको मिला के आपको एक टाइम पे पहुंचाना हो सकता है। पहले इसका काम करते हैं। बताओ 5 साल बाद का वैल्यू बताओ। ओ ऐसे रेट मत मांगो, बोलो सर मेजर कैसे करे? रॉड दीजिए, मेजरिंग रॉड दीजिए। व्हाट इज द मेजरिंग रॉड ऑफ टाइम? रेट ऑफ रिटर्न। आज ही लिखा है, जाके देखो। मेजरिंग रॉड ऑफ टाइम इज, बिना उसके हम सर कहां से इसको आगे पहुंचाए। तो आपको चाहिए अब ROR। मैं दे रहा हूं चलो 10% पर एनम। बोलूं क्या कंपाउंडिंग की? कुछ नहीं बोल रहा हूं, मतलब अब टाइमली नहीं, सीधा 5 साल बाद मिलेगा। तो मतलब इसको कंपाउंड के जैसे करना। अब आपको कंपाउंडिंग की वैल्यू आती है 10% की, कैसे निकाले 5 साल बाद? बताओ कैसे? कैलकुलेटर में कैसे? इजी तरीका बताओ, पहले सुनोगे। ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सम्स हो गया ना रे। प्रिंसिपल रेट टाइम। अमाउंट का फॉर्मूला पता है बचपन में क्या सीखा था? P/1 + R⁴ यदि कंपाउंडिंग होता था, यही से तो सीखा था। मैं बोल रहा हूं वही तो दुनिया सीख रहे हैं आज। सुनो ना, सिंपली, इतना माथा मत लगाओ, मेरा बात कहानी समझोगे। पहले 1,00,000 को पहले तो 10% से बढ़ाओ। बढ़ाओ कैसे करोगे? 1,00,000 पहले कैलकुलेटर ट्रिक सिखाऊं, फिर मैं वर्ड बताऊंगा। पहले कैलकुलेटर ट्रिक सिखाऊं। 1,00,000 + 10%, दबाओ, प्लस 10% करो, क्या आया? यानी ये मैं बोलूं, ये मैं कुछ बोल रहा हूं, दिस इज दी अक्यूमुलेटेड वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, कंपाउंडेड वैल्यू, या फिर एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ द। बट हमको तो 5th तक जाना है। तो और 10, अब इस पे 10 क्या, +10 वापस दबाओ। हाँ, इस पे 10 + 10, ये कहां पहुंच गया? अब 2nd ईयर के एंड तक। और 10 जोड़ो, +10, और 10 जोड़ो, और 10 जोड़ो, खत्म। क्या आया? 161051। कैलकुलेटर ट्रिक पहले वो समझ लो। और मीनिंगफुल लग रहा है। 10% से बढ़ा, फिर उस पे 10% से बढ़ा, फिर उस पे 10% से बढ़ा, और 5 साल बाद पहुंच गए। ये हुआ कैलसी ट्रिक। लिखने का ट्रिक सुनो, मतलब सोचते कैसे हैं।
जो आपने बचपन में सीखा है। सर ये जो भी वैल्यू है आज का, टुडेज वैल्यू, जिसको नाम अभी बताया नहीं हूं, बताऊंगा, इस 1 लाख को अगर आगे पहुंचाना है, यानी फ्यूचर वैल्यू निकालना है। अच्छा, सिंगल कैश फ्लो हो चाहे मल्टीपल हो, सबका नाम यही रहेगा। इसलिए मैंने देखो हेडिंग क्या लिखाया था, चाहे सिंगल हो चाहे मल्टीपल हो, नाम तो वही है। तो सर मल्टीपल कैश फ्लो जब आएगा तब का तब देखेंगे, अभी सिंगल का सीख रहे हो। बोलो सिंगल कैश फ्लो का क्या निकाल रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू। अब फ्यूचर वैल्यू निकालने का तरीका सर इज इक्वल्स टू 1 लाख को आप कैलकुलेटर वाइज बोल दिए +10% +10% +10%, बट मैथमेटिकली लिखे कैसे इसको, आप इसको इनटू कर रहे हो एक फैक्टर से। क्या कर रहे हो मालूम, या ये बोलूं 1 लाख प्लस 1 लाख का 10%, करेक्ट, ये काम कर रहे हो। फिर आप क्या कर रहे हो मालूम, ये प्लस इसका इंटू 10%। सर इसको कोई आसान भाषा में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकता हूं। इस पूरे बात को अगर कॉमन लू 1 साल के लिए, तो 1 लाख कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा मालूम, 1 प्लस 0.01। रेट मतलब 10% को डेसिमल में, जिसको मैं अगर ठीक से और लिखूं तो इट इज इंटू 1.01। ऐसा कितने बार, तो पावर में 5। इसको बोलते हैं आप प्रिंसिपल, प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू। इसको आप बोलते हो फ्यूचर वैल्यू। कोई भी प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू जाने के लिए क्या इनटू करते हैं पता है, फिर इसीलिए तो बोलते हैं, नाम ट्राई लोगे इसका, ये एक फैक्टर है। ये क्या है, एक फैक्टर है। फैक्टर को क्या बुलाओगे, इस फैक्टर को क्या बुलाओगे, ये आगे ले जा रहा है कि पीछे लेके आ रहा है, तो नाम दो ना इसको कुछ, इसको नाम दो, इस फैक्टर का नाम दो। गलत, अब भी तो 2 वर्ड पढ़े, आगे ले जाने को प्रोसेस को क्या बोलते हैं, या तो कंपाउंडिंग या अक्यूमुलेटिंग। तो इसको क्या नाम दूं, कंपाउंडिंग फैक्टर या अक्यूमुलेटिंग फैक्टर। वेरी इजी होता है रे, रटो मत। इस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं, कंपाउंड करना या अक्यूमुलेट करना, तो इसको क्या नाम देंगे, बोलो अक्यूमुलेटिंग फैक्टर। फैक्टर क्यों सर, इससे इंटू होने से आगे चला जाएगा। फैक्ट, जो भी चीज इंटू होता है उसको फैक्टर बोलते हैं। तो इसको क्या नाम दिया गया, अक्यूमुलेटिंग फैक्टर, या फिर एक और नाम कंपाउंडिंग फैक्टर। मैंने यही बोला, यही दुनिया तो जानना है। आज तक इस लॉजिक के साथ नहीं पढ़े होंगे। बोलो बात समझ में आ रहा है, आप कैलकुलेटर में यही ट्राई कर रहे थे पहले, है ना, 1.1 लिख रहे थे, इंटू 4 बार इक्वल टू दबा रहे थे। मैंने इजी ट्रिक सिखाया कैलकुलेटर में करने का, लिखने का तरीका यही है। मतलब आप लिख नहीं सकते ऐसे +10% 5 बार कर देना, वो तो कैलकुलेटर ट्रिक है, पर लिखते ऐसे हैं। लिखो इस बात को, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.1 टू द पावर 5, और इस 1.1 टू द पावर 5 को क्या बुलाते हैं, एक्यूमुलेटिंग फैक्टर या कंपाउंडिंग फैक्टर। ऑनलाइन लाइव यहां तक क्लियर, तो एक बार बताएंगे सुमित, आर्ची, ईशान, प्लीज। सृष्टि, ओके, लिख लिए क्या। बाय द वे आंसर से आई वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड, बट फिर भी आपने बता दिया, कितना था, 1610451। आई वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड, मेरे को तो ये बताना था। समझ में आ रहा है आज कुछ, प्लीज। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो मतलब बहुत जरूरी है। लोग जनरली इसी से स्टार्ट करते हैं जब फाइनेंस पढ़ाते हैं। मैं सोचता हूँ रुको पहले फाइनेंस समझा दूँ, फिर फाइनेंस का गेम सिखा। ये गेम है, अब गेम आप खेलेंगे नेक्स्ट डे से जब आप सम्स करें। पहले बोलो ये क्लियर है। तो मेरे को एक बात बताना, अगर मैं फॉर्मूला पूछूं अक्यूमुलेटिंग फैक्टर, आप एक फॉर्मूला बोल सकते हो चाहे कोई भी टाइम हो तो, मतलब इस 1.1 क्या था, 1 प्लस क्या था वो 10 आई टू द पावर, लिखो ये बात, ये फॉर्मूला हो गया अक्यूमुलेटिंग फैक्टर, 1 प्लस आई टू द पावर 10, लिखो ये बात। अक्यूमुलेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है, आराम से फुल लिखना, इसको क्या बुलाते हैं, अक्यूमुलेटिंग फैक्टर।
डन। सिंगल कैश फ्लो का क्लियर है, अक्यूमुलेटिंग फैक्टर पक्का। सेम स्टोरी ऊपर को मैं वापस से पहले बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, सुनोगे? इफ एनी सिंगल कैश फ्लो और मल्टीपल कैश फ्लोज आर ब्रॉट एट टाइम 0 फ्रॉम टाइम 5, देन इट इज कॉल्ड डैश और डैश डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग और इसका कोई नाम नहीं है, इसका एक ही नाम है, क्या? डिस्काउंटिंग। डिस्काउंट करना, डिस्काउंटिंग करना। एंड द कैश फ्लो या कैश फ्लोज एट दैट प्रेजेंट पीरियड या टुडे इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू, प्रिंसिपल या डिस्काउंटेड वैल्यू। तीन ही नाम है। बोलो बात समझ में आ रहा है? चलो लिखते हैं कोई चीज। इफ एनी कैश फ्लो, इफ एनी कैश फ्लो or cash flows, if any cash flow or cash flows are brought at time 0, are brought at time 0 from time 5, from time 5 are brought at time 0 from time 5, then this process is called, then this process is called, बोलो, discounting, then this process is called discounting। अच्छा, जीरो जरूरी नहीं है, सिर्फ पीछे ले जाने को ही क्या बोलते हैं? मतलब मैं एक एग्जांपल से बताना चाह रहा हूं, मतलब आप पीछे आओगे तो उसको डिस्काउंटिंग, आगे ले जाओगे तो, अब एक साल ही पीछे हो भले ही, 5 से 4 में भी आओ तो क्या बुलाओगे? डिस्काउंट कराना। और 5 से 6 जाओगे तो बस। अब सिंपल सा रूल है, आगे बढ़ेंगे तो कंपाउंड कर रहे हैं, पीछे जाएंगे तो हम लोग, पता है फाइनेंस के दुनिया में टानना, टानना हम लोग बोलते हैं, टानना मतलब डिस्काउंटिंग, समझा? और आगे फेंकना हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग। हम लोग फाइनेंस की दुनिया में ऐसे बात करते हैं, टीचर लोग भी, और इवन जो लोग फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में बैठे हैं, बोला अभी कैश फ्लोस को टान। आपको लगता है अभी क्या बोल रहा है, क्या टानने का बात कर रहा है? बट हम लोग बोलते हैं कैश फ्लोस को टान मतलब डिस्काउंट करना, कैश फ्लोस को आगे लेके जा, फेक कंपाउंडिंग करना। समझ रहे हो? ठीक है, सीखोगे, धीरे धीरे सीखो, इसलिए टाइम दे रहे। बोलो यहां तक क्लियर है? तो इतना सा बात अगर समझ में आया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, तो देयरफॉर द कैश फ्लो या कैश फ्लोज एट टाइम 0 लिखो, देयरफॉर द कैश फ्लो या कैश फ्लोज एट टाइम, एट वही एट क्या, एट टाइम 0 इज कॉल्ड, बोलो पहले प्रिंसिपल, जो आप लोग बचपन में सुने थे, प्रिंसिपल स्लैश, बोलो प्रिंसिपल स्लैश प्रेजेंट वैल्यू। जैसे जैसे लिखा है वैसे लिखा रहा हूं, अमाउंट के जगह एक सिनोन, उसका अपोजिट प्रिंसिपल, फ्यूचर वैल्यू का अपोजिट प्रेजेंट वैल्यू, और लास्ट इन दोनों का अपोजिट डिस्काउंटेड वैल्यू। तीन नाम। क्या बोला? इज कॉल्ड, 0th पॉइंट पे इज कॉल्ड, पहला नाम बोलो प्रिंसिपल वैल्यू, फिर क्या बोला? प्रेजेंट वैल्यू, या फिर क्या बोला बताओ? डिस्काउंट। तीन नाम। हेल्प मी आउट विथ एन एग्जाम्पल। 5 पे 2 लाख, आज के दिन कितना रेट चाहिए? 12%। हेल्प मी आउट। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, बुद्धि लगाओ। ये दिक्कत होता है सर, आगे ले जाना ठीक है सर, प्लस 10%, 10%, पीछे ले जाने को माइनस 10% मत कर देना, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। हाँ, इसीलिए मैं बोला वो शॉर्टकट सिर्फ काम आता है आगे ले जाने के लिए, पीछे ले जाने के लिए लॉजिक ही काम आएगा, आप शॉर्टकट लगा ही नहीं सकते। ट्राई करो ना। ठीक ठीक ठीक, देख लेते हैं क्या है, हमको खुद को नहीं मालूम पागल, हम तो अभी बनाया है सवाल।
हमको भी तो चाहिएगा कुछ कैलकुलेटर निकालने के लिए, हम तो आपका बात को सही मान लिए। अबे ये नहीं निकाल पा रहे हो, फाउंडेशन पास, बीकॉम पास, फेल, अच्छा बीकॉम फेल, ठीक, बीकॉम फेल पास, तब तो ये आना चाहिए। ओए बीकॉम पास, क्या हुआ, क्या आया बताओ, लो अलग आया, 48, 2 लाख का आज के दिन 4 लाख, 48,000। क्या यहाँ जीरो पे तो हम क्या किए समझ रहे हो, हमको क्वेश्चन मार्क कहाँ दिए, हमको 5 साल बाद जो 2 लाख रुपया है उसका आज के दिन का वैल्यू बता दो, पीछे ले आओ, ये तो पक्का है वो 2 लाख से कम होगा, अब वो होगा क्या ये हमको बता दो। ऑनलाइन लाइव में एक आंसर आया 113485, इतने भिन्न लोग हो आप लोग, अलग आया, मतलब क्या कर रहे हो हम तो ये जानना चाहते हैं सच में, कैसे आया, किया क्या ये बता, उसको पूछ क्या, +10% कर रहा था, उल्टा कर दिया, देखते तुम क्या किया, गलत, ऐसे कुछ नहीं होता, कैलकुलेटर ये काम नहीं करके देगा। जीटी गलत, ये क्या बोल रहा है, डिवाइडेड बाय कैसे, कितने बार, 1 साल पीछे आया तब तो, हमको तो 5 साल पीछे भेजना, 5 से 0 पे आना, 1.2, 12% है, क्या किए हो तुम लोग, यही तो मैं बोल रहा हूं, आज आप लोग ये बात सोचो ना, वहीं से मैं इसको प्रूफ करूंगा, मेरे को क्या मालूम है, मैं अब एक बात, मेरे को नहीं पता चला आप लोग कैसे जीटी क्या सोचते हो, मैं क्या सोचता हूँ मैं बताऊं, मेरे को नहीं आता, बट मेरे को अभी भैया ये सिखाए कुछ थोड़ा देर पहले, अक्यूमुलेटिंग फैक्टर, चलो मैं वही काम करता हूँ सर, यहाँ ध्यान देंगे सब प्लीज, अब यहाँ ध्यान देंगे, मैं ये बोलूँ फ्यूचर वैल्यू 2 लाख इज इक्वल्स टू वही प्रेजेंट वैल्यू जो भैया को चाहिए इनटू 1.12 टू द पावर 5, तो ये बोले हो तो देखते ना इससे आ रहा है कि नहीं, पहले बोलो ये बात समझ में आया, सर ये कब सिखाया आपने, अब भी 3 मिनट पहले, 3 मिनट पहले सिखाया, क्या यही सिखाया 3 मिनट पहले, हाँ या ना, इस बार ये दे दिया ये नहीं दिया, करेक्ट, बट ये तो अभी भी वही है, मतलब फैक्टर तो अक्यूमुलेटिंग फैक्टर तो चेंज नहीं हुआ वर्ड, पहले बोलो हाँ या ना, मैथ्स इसको कैसे करना है वो तो आप लोग बहुत दूर हो, और कैलकुलेटर यूज करना तो अभी तक नहीं आता, छोड़ दो, बट पहले बोलो ये मीनिंग, बात क्लियर है, अब मैं कुछ बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, इस पूरी बात को मैं ऐसे लिखूं, इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 डिवाइडेड बाय 1.25 टू द पावर 5, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, सर यहीं लिख दीजिए, मैं ऐसी अलग से करूं चलेगा, इनटू 1 बाई ये लिखूं चलेगा, है भैया यहाँ तक ठीक है, यानी मैं इस बात को थोड़ा और ठीक से लिखूं, ये क्या ये हुआ, क्योंकि अभी तो बोले यही ये होता है, इसका नाम बताओ तो, अक्यूमुलेटिंग फैक्टर, यानी प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय अक्यूमुलेटिंग फैक्टर, इज डिवाइडेड बाय, इस डिवाइडेड बाय अक्यूमुलेटिंग फैक्टर को एक नाम दिया गया, सुनना, ये 1 डिवाइडेड बाय अक्यूमुलेटिंग फैक्टर को एक नाम दिया गया, सोचना उस नामकरण को, सोचना, आप फ्यूचर वैल्यू से कुछ इनटू करके उसको पीछे अगर ले जा रहे हो, रिमेंबर आप फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू से कुछ इनटू कर रहे थे आगे ले जाने के लिए, तो आपने इसको क्या नाम दिया था, वापस से बोल रहा हूं, फ्यूचर वैल्यू को कुछ इनटू करके डिवाइड नहीं, इनटू मतलब 1 बाई वो पूरा पार्ट को बोल रहा हूं, इनटू करके अगर आप पीछे ले जा रहे हो तो इसको क्या नाम दूं, थैंक यू सो मच, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्काउंटिंग फैक्टर, इसको क्या बुलाते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर, कोई भी चीज अगर इनटू होके पीछे आता है तो वो जिस चीज से इनटू हो रहा है उसको क्या बुलाते हैं, और आगे जाता है उसको क्या बुलाते हैं, क्या इस चीज से इनटू होके पीछे आएगा तो इसको क्या नाम दूं, डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो बताओ आप लोग, लिखना है सब लिखना है, रुक जाओ,
ये 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई टू द पावर n को क्या बुलाते हैं? डिस्काउंटिंग फैक्टर। पहले बोलो डन है इतना सा बात, लिखना स्टार्ट करें। तो इस सम्स को किए नहीं है, बस एग्जाम्पल लिख के छोड़ दिए। अब करना स्टार्ट करो, लिखो वी नो, लिखो वी नो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू, बताओ अभी तक जो सीखे बस 3 मिनट पहले तक, प्रेजेंट वैल्यू इनटू अक्यूमुलेटिंग फैक्टर, करेक्ट। अब थोड़ा स्मार्टली ये बात करेंगे। देयरफॉर प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू, नया फॉर्म लाओ कुछ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बना बोल के इनटू 1 बाई अक्यूमुलेटेड। सर क्या ही फर्क पड़ता है? हाँ एग्जैक्टली वही बात, क्या ही फर्क पड़ता है, बस बोलने का तरीका है मेरा, अच्छा लगेगा आपको, प्रूफ आ जाएगा कोई भी चीज। अब इस 1 बाई अक्यूमुलेटिंग फैक्टर को एक नाम दिया गया बेस्ड ऑन उसका फीचर। उसका फीचर क्या है सर? वो फ्यूचर से इनटू होके प्रेजेंट में ले आता है, इसीलिए इसको एक नाम दिया गया डिस्काउंटिंग फैक्टर। यानी यदि सम्स में फ्यूचर वैल्यू रहे तो डिस्काउंटिंग फैक्टर से इनटू करके प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। डन। अब नीचे लिखना देयरफॉर डिस्काउंटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला बताओ कोई भी, डिस्काउंटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला बताओ। डन है, 1 बाई 1 प्लस आई टू द पावर। कैलकुलेटर में ये डिस्काउंटिंग फैक्टर बड़ा जल्दी निकल सकता है और उसके लिए कुछ स्टेप्स है, ठीक है। लिखो हाउ टू कैलकुलेट टीएफ, क्या नाम? टीएफ डिस्काउंटिंग फैक्टर। और एक नाम लिखना और, ओ आर, और देखो पहले PVIF, क्या लिखा? PVIF का फुल फॉर्म होता है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट फैक्टर। क्या बोले? प्रेजेंट वैल्यू मतलब ये क्या है? एक इंटरेस्ट रेट का फैक्टर है, बट ये क्या कर रहा है? पीछे ले जा रहा है क्या आगे, इसीलिए इसको एक और नाम दिया गया, क्या? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट फैक्टर। क्योंकि आगे ले जाने वाले फैक्टर को क्या नाम दिया गया था मालूम? अक्यूमुलेटिंग फैक्टर, और उसको सिंपली इंटरेस्ट रेट फैक्टर भी बुलाते हैं। बट ये उल्टा काम कर रहा है, पीछे ले जा रहा है, इसलिए इसके आगे वर्ड क्या आ गया? प्रेजेंट वैल्यू। और IF का मतलब इंटरेस्ट रेट फैक्टर। वेरी इजी है फाइनेंस का दुनिया, नाम अगर सीख लो और क्यों आया है पता चल जाए। बताओ DF का दूसरा नाम PVIF, फुल फॉर्म प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट फैक्टर। आप पूरा लिखोगे, आप पूरा लिखोगे, मैं टीचर हूं मेरे को पता है ऑलरेडी सर। PVIF यानी सम्स में आपको कभी PVIF बोले मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर बोले। मैं यही चीज कुछ 2 महीने बाद पूछूंगा तो आप बोलोगे क्या PVIF, क्या क्या बोले? आएगा जब सवाल में कैपिटल बजटिंग में, आप भूल चुके होंगे। और आज का दिन याद रखना, मैं ये बात बोल रहा हूं 5 सितंबर, ऊपर लिख के आ रहा हूं मैं छत्ता पे। इसी दिन मिलेंगे 5 साल बाद, 5 साल बाद यही मिलेंगे, देखेंगे कौन ज्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है ना? बोलो DF। आप तो 5 साल छोड़ो, 2 महीना बाद तक याद रख लो ये बात। बोलो डन, DF और PVIF। चलो हाउ टू कैलकुलेट सर। कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर हाथ में रखना, स्टेप्स लिखने के साथ साथ लिखो। स्टेप 1 लिखते के साथ साथ, स्टेप 1 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई। हाँ सर वही है, वही है 1 डिवाइडेड बाई, अच्छा अपना आई क्या है? आई अपना आई क्या है? 12%। तो मतलब 1 प्लस आई मतलब 1.12, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.12 इक्वल्स टू, दबा दिए, यही मिस्टेक कर दिए, मैंने बोला दबाने, तो सिर्फ क्या करके छोड़ दो 1 डिवाइड बाय, सर आदत है उसके बाद इक्वल्स टू दबाने, रुक जाओ वापस से करो, तब बताओ क्या करने बोला? 1 डिवाइड बाई 1.12, क्या बोला अभी तक? डिवाइड इक्वल टू नहीं, फिर भी दबा रहा है बार बार, आदत हो गया सर, सीधा उसने सिर्फ करो 1 डिवाइडेड बाई 1.12, हाथ छोड़ दो एक से, कंट्रोल उदय, उदय कंट्रोल, ठीक है। अब सुनो स्टेप 2,
इक्वल्स टू n टाइम्स, इक्वल्स टू n टाइम यानी जितने साल। तो अगर आप भूल से एक बार पहले दबा दो तो और 4 ही जाना, बट इसलिए मैंने बोला अब 5 बार इक्वल्स टू दबाओ। अगर अभी तक नहीं दबाए 5 बार इक्वल्स टू दबाओ, कुछ आया होगा। क्या आया? ये करने के बाद अपना वाला फैक्टर क्या आया? 0.5674, 4 डेसिमल तक जनरली बोलते हैं, तो ये क्या आया? 5.56। दिस इज कॉल्ड, बोलो, डिस्काउंटिंग फैक्टर। कितने परसेंट पे? 12% पे। कौन से साल का? 5 साल का। कौन कौन से साल का? ऐसी अगर मैं आपसे 10 साल का मांगू 10% पे, निकाल सकते हो? निकाल के दिखाओ तो। DF10 एज पर 10%, 10% के हिसाब से DF10। इसीलिए मैं बोलता हूं थोड़ा होशियारी काम। 10% के हिसाब से DF10। देख लेते हैं। आ गया? क्या आया? नहीं आया? 1/1.1 इक्वल टू 10 बार। बस क्या आया? 0.3855। वेरी नाइस, सही है। पहले बोलो मीनिंग क्लियर है, इसको क्या बुलाते हैं? अब आप जो भी बोलो, 10 साल बाद जो भी पैसा खड़ा है उसको इंटू इससे करेंगे तो आज आ जाएगा। वैसे ये 5 साल बाद जो भी पैसा खड़ा है इससे इंटू करेंगे आ जाएगा। तो अपने सवाल में 5 साल बाद कितना रुपया खड़ा था? 2 लाख। किससे इंटू करेंगे? बोलो। ये जो भी वैल्यू आया बता, 5 इंटू 2 लाख, बताओ। प्रेजेंट में 11348। वो अगर आप पूरा लोगे तो 5-10 रुपए का इधर उधर होगा, जो 4 डेसिमल लेगा अलग आंसर, कोई दिक्कत नहीं। बट मीनिंगफुल लगा बात। ऑनलाइन लाइव वाला बच्चा करेक्ट था, क्लास में सब गलती कर रहे थे। बट बोलो क्लियर हो रहा है? सुमित ने सही निकाला था ये। बोलो एवरीबडी क्रिस्टल क्लियर हाउ टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू? किया हुआ है सब, कंपाउंड इंटरेस्ट बोल के, फॉर्मूला बोल के। आज तो सिंपल बात सुन रहे हैं, पीछे ले जाना, आगे बढ़ाना, वाह क्या बात है। प्रेजेंट वैल्यू, अबे वो डिम्पू सर है। बोलो डन है बात आप लोगों को? पक्का? तो भैया प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर चाहिए, और फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए अक्यूमुलेटिंग फैक्टर। वैसे दोनों में रिलेशन है सर, इनवर्सली रिलेटेड, वन बाई दैट। एक दूसरे का वन बाई दूसरा है, करेक्ट, उल्टा है एकदम। हाउ टू कैलकुलेट डिस्काउंटिंग फैक्टर भी क्लियर है। दूसरा नाम बताओ डिस्काउंटिंग फैक्टर का? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट। क्या डन है यहाँ तक बात? पक्का एवरीबॉडी? आज यहीं तक रखेंगे, यानी आज का क्लास हम फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखे सिंगल कैश फ्लो का। नेक्स्ट क्लास हम मल्टीपल कैश फ्लोज का सीख के टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को फ्रीज कर देंगे। नेक्स्ट डे भी बुक लाने का दरकार नहीं है, नेक्स्ट क्लास भी बुक लेने का दरकार नहीं है। नेक्स्ट क्लास बेसिक्स का लास्ट क्लास होगा और खत्म, ठीक है? फिर अपने चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास कल है, कितना बजे? यही 2 बजे। तो वेंसडे को विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। ओके, टाटा बाय बाय। ओएम के लिए मिल रहे हैं 20 मिनट बाद। ग्रुप में लिख दो न्यू चैप्टर एनीबडी कैन ज्वाइन, ठीक है? ओएम। चलो, मेरे को आज उसके बाद बाकी सारे पुराने क्लासेस को ठीक करके डालना है। बहुत इधर उधर हो गया, कुछ यूट्यूब कुछ इधर, सब कुछ ठीक करना। क्या बोलो?